ने बताया। जी हाँ, तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसके कानूनी पहलुओं को लेकर, इसके सामाजिक पहलुओं को लेकर। जब से कल से अदालत ने तय किया है कि हाँ, दोनों माता पिता ही बच्ची की कत्ल के दोषी हैं, तभी से लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या वाकई न्याय हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई है। हालांकि जितने लोग हैं उतनी बातें, लेकिन जो कानून है वो सबूतों के आधार पर फैसला करता है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। सुषमा गणेश पांडे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ विमला बौथम हमारे साथ हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ कमलेश जैन जी जुड़ी हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखती हैं। तो सुषमा जी, सबसे पहले अगर मैं आपके पास आना चाहूं, लगातार हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो पूरा मामला, जो पूरी सजा सुनाई गई है, वो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उसके मद्देनजर सुनाई गई है। लेकिन जो बचाव पक्ष है, या यूं कहें कि तलवार दंपत्ति और उनके परिवार वाले हैं, या जो भी लोग उनके समर्थन में हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें लगने और ना लगने की कोई बात ही नहीं है कि हम भारत में रहते हैं। भारतीय समाज की हमें न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, और जब ये डिसीजन आ गया और जब सजा सुनाई जा रही है तो निश्चित तौर पे जो जज हैं उन्होंने सारा कुछ देखा होगा, और जो चीजें छूट गई हैं तो कह तो रहे हैं ये लोग कि अब आप एक चीज और भी देख लीजिए कि कल जब इनको डिक्लेयर किया गया कि ये लोग दोषी हैं, उसके बाद आप देखिए कौन सा ऐसा बच्चा भी होता है स्कूल में जो उसको पता होता है मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं आगे ये करूंगा मैडम। वो तो रिजल्ट सुनाया जाता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री आती है या फेल होता है। ये लोग तो फेल घोषित भी नहीं है, उसके पहले ही लेके आ गए कि हम आगे का एग्जाम देंगे। ये एक बड़ी हास्यास्पद सी और एक बड़ी विस्मयात्मक स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है, जो कि निंदनीय भी है, और जो कहते हैं कि कुछ चीज ऐसी हैं जो छूट गई हैं। ठीक है, मैं कोई नूपुर तलवार या राजेश तलवार के व्यक्तिगत कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक माँ भी होने के नाते एक चीज जरूर कहूंगी। मैं राजेश तलवार, ठीक है, पिताओं का होता है कि उनको चीज खराब लगी। पहली बात तो ये कि कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के लिए ऐसा नहीं सोचते ना करते, क्योंकि आज जो ये चीज हुई है ये निश्चित तौर पे समाज में जाएगी, और अब आप देखेंगे इस पे कितने जुमले बनेंगे, कितनी चीजें ऐसी होंगी जो कि हमको आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाते समझाते कई चीज लग जाएंगी। जैसे हम कुप्रथा को दूर करने के लिए लगे हुए हैं, उसी तरीके से ये जो माँ बाप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि इसके जो सामाजिक निहितार्थ है वो भी अपनी जगह है। कमलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर इस मामले की हम कानूनी पहलुओं की बात करें, लोग कह रहे हैं कि जब एक बार अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि हाँ ये दोनों दोषी हैं, उसके बाद बहस की गुंजाइश खत्म है। लेकिन अभी भी कहने वाले कहते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। मसलन कि ये साबित नहीं हो पाया आखिर तक कि जो हेमराज था उसका कत्ल उसी कमरे में किया गया, आरुषि के कमरे में। इतने सारे टेस्ट नुपुर तलवार के करवाए गए जिनमें तमाम तरह के टेस्ट थे, लेकिन किसी टेस्ट में साबित नहीं हुआ कि उनका कत्ल से कोई लेना देना है। घर में जो शराब की बोतल मिली थी उस पर उंगलियों के निशान किसके थे ये भी पता नहीं लग पाया। तो आप एक वकील की तरफ से कैसे देखती हैं तमाम चीजों को कि जब तमाम तरह के सबूत अदालत के सामने आते हैं और कुछ चीजें पुलिस साबित कर पाती है और कुछ नहीं साबित कर पाती, तो आखिर में निर्णय कैसे लिया जाता है? इनफैक्ट क्रिमिनल लॉ की एक थियरी है, उसके अनुसार है, कहा जाता है कि सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चैफ। यानी जैसे गेहूं और भूसा एक साथ पड़ा हुआ है, तो भूसा वो एविडेंस है जो कि चाहे तो झूठा है, चाहे उस पर कोई जवाब नहीं आया है, और गेहूं उसको चुन लेना, यानी जो सॉलिड फैक्ट्स हैं उसको निकाल लेना। ये थ्योरी काम करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कोई जरूरी नहीं है कि 100 साक्ष्य हो तो 100 को जो है प्रूव हो जाना चाहिए। 100 में से यदि 25 भी अच्छे साक्ष्य हैं तो भी उसमें सजा हो। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि अगर 100 साक्ष्यों की बात या 100 दलीलों की बात की जा रही है तो अदालत सभी से सहमत हो या सभी को पुलिस अपनी तरफ से सबूत के साथ लाकर साबित करे। हम सीधे रुक करेंगे हमारी संवाददाता प्रीति का, जो कि फिलहाल अदालत के बाहर हैं। प्रीति, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? कहा गया था कि 2 बजे के बाद जो है इस पूरे मामले में अदालती कार्यवाही शुरू होगी। सजा का ऐलान कब तक होगा? देखिए, आज क्योंकि यहाँ गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है, लिहाजा जो लोकल लेवल पर लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो तो यहाँ नहीं होंगे। लेकिन इन लोगों से जब पूछा गया कि क्या जो नुपुर और राजेश तलवार के मामले में लॉयर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर
लास्ट राउंड के क्वांटम पर जो बहस करने की बात होती है उसके लिए अलाउ किया जाएगा कि नहीं। तो वकीलों का कहना था कि अगर कोई बाहर से आता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि 2 बजे के आसपास जैसी अदालती कार्रवाई शुरू होगी लंच के बाद, तुरंत ही इस पूरे मामले पर जो बहस है क्वांटम को लेकर के वो शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा, नूपुर तलवार की तबीयत खराब थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बयान दिया कि नूपुर की सेहत में अब सुधार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था रात भर और वो रोती रही थी, एंजाइटी भी थी। इस तरह की चीजों में जाहिर तौर पर बीपी बढ़ जाता है और यही वजह था कि उनका बीपी हाई हुआ। 160/105 उनका बीपी सुबह रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब जब उन्हें नाश्ता करवाया गया उसके बाद उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और मुमकिन है कि अब से थोड़ी देर में वो डासना जेल से गाजियाबाद कोर्ट के लिए यहाँ लाई जाएंगी। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचती हैं उसके बाद क्योंकि सजा जब सुनाई जाती है, भले ही बहस जो दोषी कन्विक्ट किया गया है उसके एब्सेंस में हो जाए, लेकिन सजा के समय जब उन्हें कॉपी दी जाती है तो दोनों कन्विक्टेड का होना जरूरी है। लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि 2 बजे के बाद तकरीबन 2:30 या 2:45 के आसपास इस पूरे मामले पर कोई फैसला आ सकता है कि इन दोनों को क्या सजा होगी। भी जो नूपुर तलवार है, राजेश तलवार है, उनके वकीलों से बात की होगी, उनके परिजनों से बात की होगी। उन्होंने मलाल भी जाहिर किया, अफसोस भी जाहिर किया इस फैसले को लेकर। अगर तथ्यात्मक तौर पर बात करें, सबूतों के तौर पर बात करें, तो उनकी क्या कुछ आपत्तियां सुनाई गई या उन्होंने क्या कुछ आपत्तियां आपके साथ शेयर की कि ये चीजें अदालत में साबित नहीं हुई, उसके बावजूद फैसला उनके खिलाफ आया? देखिए, उन्होंने आखिरी मिनट पर जो लास्ट राउंड की जिरह चल रही थी उस दरमियान जो नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ था तीनों नौकरों का, उसको लेकर के कहा था कि जो उसकी कॉपी है उसे देखा जाना चाहिए। और कुछ एक आध गवाह थे जिसमें खास करके एक निजी चैनल की महिला पत्रकार का हवाला दिया गया था, जिनसे जब शुरुआती स्तर पर सीबीआई की जो पहली टीम थी उनकी टीम के मेंबर ने आकर के ये सवाल किया था कि क्या आपके चैनल पर उस 15 मई 2008 की रात में तकरीबन 11:15 बजे के आसपास एक खास प्रोग्राम चल रहा था। और जब उन्होंने इस बात को रेक्टिफाई किया तो उसके बाद जो पहली टीम की रिपोर्ट आई थी उसमें इन तीनों नौकरों को ही दोषी करार दिया गया था। राजकुमार था, कृष्णा था और विजय मंडल था। तो ऐसे में जो पहली टीम की इन्वेस्टिगेशन थी उसी का हवाला दिया जाता रहा कि आप ऐसी एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन पर कैसे यकीन कर सकते हैं। जो एक ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की 2 टीमें हैं और दोनों अलग अलग थ्योरीज के साथ में सामने आई, लिहाजा उन्हीं का हवाला देकर के सबसे ज्यादा अहम बात कही गई। कुछ गवाहों को लाना चाहते थे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। तो इन तमाम चीजों के पॉइंट्स को लेकर के वो चाहते थे कि उन्हें जो कोर्ट है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे और उस चीज को भी मद्देनजर रख करके फैसला किया जाए। बिल्कुल 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 प्रीतिया, बने रहे हमारे साथ। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीबीआई की भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। जैसा कि प्रीति ने कहा कि सीबीआई ने कई थ्योरीज बदली। पहली आपत्ति तब आई जब उन्होंने राजेश तलवार के खिलाफ 1 जून 2008 में पूरी जांच शुरू की, लेकिन लोगों को हैरानी इस बात की हुई कि 12 जुलाई को ही जब राजेश तलवार की जमानत की याचिका लगाई गई तो सीबीआई ने कोई विरोध नहीं किया और सीबीआई ने यह तक कह दिया कि हम सबूत नहीं जुटा पाए। तो लोगों ने कहा कि आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं। फिर क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई 2010 में, उसमें भी सीबीआई ने कहा कि हम सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए और अदालत अगर उस वक्त इनिशिएट नहीं करती, ये नहीं कहती कि नहीं जांच जारी रखो, तो शायद आज मामले का अंजाम ये नहीं होता। तो सीबीआई की जो भूमिका उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से यू टर्न आए इस केस में। खुद सारे लोग हैरान हैं चारों तरफ कि ये क्या हो रहा है। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा एक्यूज को जाता है, लेकिन इसमें जज साहब का जो जजमेंट है वो आने के बाद उन्होंने जो रीजंस दिए हैं कि किस चीज को उन्होंने क्यों बिलीव किया, वो पढ़ने के बाद में ज्यादा क्लियर हो सकेगा कि क्या चीज सामने आई उनके कि उन्होंने सीबीआई को बिलीव किया और डिफेंस को नहीं बिलीव किया। तो जितने सारे यू टर्न इसमें आए हैं, कभी सर्वेंट्स का मामला है, कभी किसी और का, और खुद माँ बाप पे आधा लोग सोचते हैं कि नहीं वो कसूरवार नहीं हो सकते, आधे लोग सोचते हैं। तो एक क्लियर क्रिस्टल जो पिक्चर आनी है वो अभी बाकी है। मुझे ऐसे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, आपका कहना है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। और इस बीच नूपुर तलवार के वकील मनोज सिसोदिया से इस मामले पर हमारे संवाददाता श्रीनिवास ने बात की। सर, क्या लगता है आपको किस तरह की सजा होगी? देखिए, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो हम मानते हैं कि मिनिमम जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो दोनों लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट
की कोर्ट जो है डिक्लेयर करेगा। मनोज जी, ये तो सजा की बात है, लेकिन कल जैसे ही फैसला आया, समाज का भी एक तबका, वकीलों का भी एक तबका कहीं ना कहीं इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। वो कह रहा है कि सीबीआई ने जो तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए हैं वो दोषी करार देने के लिए नाकाफी हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? निश्चित रूप से जो सीबीआई के द्वारा जो तथ्य कोर्ट के सामने दिए गए थे, उन तथ्यों के आधार पर सजा नहीं की जा सकती है। हमारा मानना यह है कि कोर्ट के द्वारा उन तथ्यों को गलत रूप से इंटरप्रेट किया गया है। अभी ये बात तो जब जजमेंट की कॉपी हमें मिलेगी उसके बाद हमें जानकारी पूरी तरीके से हो पाएगी। बट जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने उन लोगों सीबीआई के द्वारा दी गई थी, किसी उस एविडेंस के आधार पर इन लोगों को कन्विक्शन नहीं किया जा सकता था। एजम्पशन या प्रिजम्पशन के आधार पर किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जा सकता या दैट पेनल्टी नहीं दी जा सकती है। यू हैव टू एस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन विच यू आर अवार्डिंग द सेंटेंस। और सीबीआई का मेरा मानना यह है कि एक भी एविडेंस दोनों डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है। मनोज जी, एक बात और, जो सीबीआई की पहली टीम थी जिसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और बाद में उसी क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने आज चार्जशीट ले लिया, लेकिन जो दूसरी सीबीआई की टीम आई जिसने बाद में इन्वेस्टिगेट किया, क्या उसने कुछ नए तथ्य लाए या वही सबूत, सारे वही सबूत थे जो पहली टीम ने दिए थे? मैं एक बात और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई थी कोर्ट के सामने, तो ये वर्तमान जो आईओ थे इनके द्वारा स्पष्ट रूप से उसमें पॉइंट 10 या 12 पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए थे कि इनके आधार पर दोनों पेरेंट्स गिल्टी नहीं हैं, लिहाजा इनका इस क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट के सामने मूव की गई थी। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट ये किया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा नहीं की गई है। अगर इन पॉइंट्स पर सीबीआई के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनको डायरेक्शन दी जाए, तो डेफिनेटली जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है। और विमला जी, से पहले कि मैं आपका रुख करूं, बहुत संक्षेप में कमलेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले में अदालत ने जो भी फैसला सुनाया वो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को लेकर सुनाया। और जैसे कि संजय जी ने कहा कि ऐसे मामलों में बेनिफिट ऑफ डाउट, जो संदेह का लाभ होता है, वो जो आरोपी होते हैं उन्हें मिलता भी है। लेकिन क्या ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वो जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य पेश किए गए हैं पुलिस की तरफ से या जांच एजेंसी की तरफ से, वो कितने मजबूत हैं? वो काफ़ी मजबूत हैं और सारी परिस्थितियां और उनकी चेन जो है वो सिर्फ एक्यूज्ड, ये जो दोनों माँ बाप हैं, इनको ही गिल्टी बताते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता था। इस तरह के पूरे साक्ष्य हैं कि घर में अंदर से कोई बाहर नहीं गया, बाहर से कोई अंदर नहीं आया। फिर जो लड़की की सफाई हुई है बॉडी की, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जिस तरह से धोया गया है, घर को धोया गया है, चीज़ों को अरेंज किया गया है, शराब है वहाँ पर, ये सब चीज़ें कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जिसको कि अपनी इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत की बहुत परवाह हो और जिसके पास बहुत सारा समय हो ये सब काम करने का। कोई आउटसाइडर जब किसी का मर्डर करता है तो वो मर्डर करके उस सीन से भाग जाना चाहता है जिससे कि उसको कोई पकड़ न सके। लेकिन घर में रहने वाले आराम से वो घर में ही रहते हैं, किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और उसके बाद अपना सारे सर्कमस्टांसेस को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब सुबह में मेड सर्वेंट आती है, उस समय उनका हाव भाव और उनकी जो भी चेहरे की मुद्रा थी वो सब बताती थी कि यहाँ कुछ दाल में काला है। तो और जैसे कि जब पुलिस आती है सुबह में तो वो जब छत की तरफ जाने लगती है तो उसको जाने से रोका जाता है। तो आपका ये कहना कि अदालत जब निष्कर्ष पर पहुंचती है सबूतों को लेते हुए तो वो मोटिव भी तलाशती है। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई बाहर से आदमी आया होता तो उसे क्या जरूरत थी कि वो लाश को ढकता, उसे क्या जरूरत थी कि हिमराज की लाश को छत पर लेकर जाता, उसे भी ढकता और फिर ताला लगा देता। क्या जो मकसद है, मोटिव है, उसे भी मद्देनजर रखा जाता है? बिल्कुल मकसद देखा जाता है। यहाँ पर जो जिस तरह से चद्दर बदली गई थी और जिस तरह से डॉक्टर की रिपोर्ट है कि इवन आफ्टर क्लीनिंग द बॉडी ऑफ द गर्ल समथिंग वाज देयर, जो सस्पेक्ट करता किसी और का कुछ है, स्वैब टाइप की कोई चीज़ थी वहाँ पर, वाइट डिस्चार्ज। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि ये जो है माँ बाप ही इस तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कर सकते हैं। आउटसाइडर को इतनी चीजें की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई दुश्मनी के लिए करे ऐसा तो बस वो मारेगा और भाग जाएगा। और इतनी सारी जो तमाम इसमें तामझाम की गई, जल्दीबाजी में हरिद्वार जाया गया, वहां सब हटा दिया गया, तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना, जैसे कि 100 यदि फैक्ट्स होते हैं तो 100 फैक्ट्स को एक एक करके प्रूव करना जरूरी नहीं है जी। 25-30 भी यदि ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल सस्पिशन की जो सुई है वो उधर ही जाती है, किसी और जगह नहीं जाती है, तो इसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में
बिल्कुल बिल्कुल। विमला जी, अगर अब हम इस पूरी घटना के सामाजिक निहितार्थ की बात करें या कि ऐसी घटनाओं से समाज में क्या संदेश जाता है उसकी बात करें, एक पक्ष है जो माँ बाप के साइड खड़ा दिखाई देता है। उस पक्ष की जो सबसे बड़ी दलील है वो यही है, और वो मैं कहूंगा कि वो दलील भावनात्मक ज्यादा है कि माँ बाप ऐसी चीज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि इन माँ बाप का जो रवैया रहा है शुरू से लेकर आखिर तक का, वो काफी संदेह पैदा करता है। जैसा कि पहले खुद सुषमा जी ने कहा कि माँ की जल्दबाजी कि हमें हरिद्वार जाना है, फिर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और जैसा कि बहुत सारे गवाहों ने कहा कि शिकन नहीं देखी, अपनी बेटी की लाश से वो लिपटी नहीं। आपको नहीं लगता कि जो लोग दलील देते हैं माँ बाप की, वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते कि उनका ये रवैया क्यों रहा है? देखिए, ये तो मैं तो चूंकि मैंने बहुत नजदीक से इस केस को देखा है, मेरा नोएडा में ही घर है, और मैं इनकी आरुषि की डेथ के दूसरे तीसरे दिन के घर भी गई 2 बार। एक बार तो मोमबत्ती हम लोग कैंडल मार्च करके भी गए, वहाँ उसकी तस्वीर सामने मोमबत्ती जलाई, बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है। लेकिन एक्चुअली जो थोड़ा बहुत जो शक माँ बाप की तरफ गया वो वहां से गया। एक तो उन्होंने जल्दबाजी की लाश को ठिकाने लगाने की जी। दूसरा ये है कि जब नौकरानी आई तब इन्होंने चाबी बाहर से फेंकी और कहा तुम दरवाजा खोलो। मतलब वो सारी चीजें जैसे लगता है जैसे प्लान्ड है। लेकिन ये भी एक माँ होने के नाते मैं मान सकती हूँ कि कोई माँ अपनी बच्ची का कत्ल नहीं कर सकती है, कोई बाप नहीं कर सकता। यहाँ पर उनको डाउट दिया जा सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो ये शो कर रही हैं कि हाँ कहीं कुछ दाल में काला है। अगर इन्होंने नहीं भी मारा है तो ये पक्की बात है कि इन्होंने उस राज को छिपाया, और इनको मालूम है अगर इन्होंने नहीं मारा तो किसने मारा है, ये इनको दोनों को मालूम है। ये जरूर है कि जो हत्या हुई है दोनों, इसके बारे में पूरी जानकारी है इनको। ये हम लोग वैसे भी चर्चा करते थे इस बात की, इस केस में इतना टाइम भी लगा है और इसका सोशली बहुत निगेटिव असर हुआ है, क्योंकि आज हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, वो भी पूछते हैं कि आरुषि के माँ बाप को आरुषि को माँ बाप ने क्यों मार दिया। कई बार उन दिनों तो इतना ज्यादा आता था कि हमारे घर में बच्चे पूछते थे, हमारे छोटे से पोता था उसने पूछा कि क्या आप भी हमें मार देंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ा सोशली एक जो बिल्कुल। और ये बात हैरान इसमें करती है सुषमा जी, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगा कि इसमें 2 बातें। पहली बात ये जो लोगों की दलील भावनात्मक है कि माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात हम ऑनर किलिंग की देखते हैं कि अगर उन्हें कुछ गलत लगा और उन्होंने गुस्से में आके कर भी दिया। लेकिन तीसरी बात जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है कि अगर तैश में आकर गुस्से में आकर आपने एक पल में कुछ कहा भी, लेकिन माँ बाप होने के नाते आप एक वक्त के बाद टूट भी जाते हैं, आप भावुक हो जाते हैं, आप मान लेते हैं कि आपसे कुछ गलत हुआ है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक के बाद एक कई षड्यंत्र किए, जो कि जांच एजेंसी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में बताया भी है, उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने तैश में आकर कुछ नहीं किया और इनको पछतावा भी नहीं था। ये बात लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए क्या है कि हम लोग चर्चा से ज्यादा यदि उन लोगों को ये समझा पाए, क्योंकि जब से ये केस हुआ है तब से सब लोग हो सकता है नहीं हो सकता है कि इस झूले में झूल रहे हैं। मैं सबसे पहले इस झूले से लोगों को निकालना चाहती हूँ, उस मानसिकता, क्योंकि जो इस केस से जुड़ा है वो रोज सोचता है ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये सोच लेना चाहिए जो मानते हैं कि माँ बाप ने किया है, क्योंकि साक्ष्य जो है, यदि आप सोचिए कि नौकर ने मारा, ये किया, कितना बड़ा घर है, पहली बात आप ये देखिए। दूसरी बात, आप बच्ची का लॉक बंद करते हैं, नौकर अंदर है, पहली सुई, ताला की चाबी आप ऊपर से आराम से फेंकते हैं। फिर यदि आपने नहीं किया तो आप एकदम से भारती को कैसे ले जाके बताते हैं कि देखो वो मार के चला गया। ये बात यानी ये शुरू से लेके आखिरी तक यदि आप देखेंगे तो इसमें हर चीज की गुंजाइश की सुई उनपे। और हाई प्रोफाइल लोग थे ये लोग, इनको पूरा टाइम मिला, पूरा इन्होंने चादर धोई, सबूत मिटाए। यानी यदि आपने नहीं भी किया तो आपने ये सब सबूत क्यों मिटाए, क्या मकसद था, क्या स्टोरी। ये तो यही लोग अच्छे जो वहां था, वही मैंने कल भी कहा था कि ये वैसी लस्सी बन गई, ये वही लस्सी कर सकता है जिसने कि उसमें चीनी, शक्कर, दही सब डाला, ये वो बनाने वाला ही। तो बनाने वाले यही ठीक है यदि उनके फादर ने ये किया। दूसरा पक्ष तो उनकी माँ ने यदि इसमें आके सपोर्ट किया तो ये माओ के नाम पर कलंक है। मैं कहती हूँ बिल्कुल कलंक है, और हमें इस चीज को बजाय इनका साथ देने के हमें इसका निंदा करनी चाहिए, और घोर निंदा, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं हमें माफ नहीं करेंगी माँ बाप को। कल से ही क्वेश्चन उठने लगेंगे। संजय जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जैसा कि कानूनी पहलू तो इस मामले का है, अगर सामाजिक पहलू भी जिसकी हम लगातार चर्चा करते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि तैश में आकर कुछ कर देना एक अलग बात है, लेकिन जब एक वक्त निकल जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, आपका उस बच्ची से एक रिश्ता भी था, आपको एक पछतावा भी होता है,
तो फिर आप कंस्पायर करना बंद कर देते हैं, आप षड्यंत्र रचना बंद कर देते हैं, अपने आप को बचाने की ऊर्जा या इच्छा शक्ति आप में नहीं रहती। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। देखिए ऐसा क्लोजर रिपोर्ट को इन्होंने ही प्रोटेस्ट रिपोर्ट किया, मींस चैलेंज किया, तो ये क्या शो करना चाहते थे, या इनके मन में कौन सा क्या गिल्ट है, या वो चाहते हैं कि नहीं और कोई है एक्यूज्ड, वो अंदर से यही सोचते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कानून अंधा होता है, कहते हैं कानून की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ साक्ष्यों पर ही देखता है। जितने जितने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं हक में या खिलाफ, उसी तरीके से जजेस जो हैं वो हमारे न्यायविद वो फैसला करते हैं कि मेरे सामने क्या क्या सबूत आया। तो मैं ये कहना चाहूंगी परिस्थिति जन्य साक्ष्य को भी आप मामूली साक्ष्य मत समझो। कहते हैं कि मैन कैन टेल लाई बट सर्कमस्टांसेस कांट टेल लाई। बिल्कुल, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं, और झूठ बोल सकता है इंसान, गवाह झूठ बोल सकता है, मगर परिस्थितियां नहीं बोलती हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य कोई बहुत मामूली चीज नहीं है जिसे हम ऐसे ही ले लें, ऐसे ही छोड़ दें। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये फैसला अगर हुआ है तो जजमेंट की कॉपी के बाद में ज्यादा आपको समझ में आएगी कि किस किस चीज को ज्यादा बेस बनाया है जज साहब ने और ये कहा है। फिर आगे जुडिशियल प्रोसेस शुरू है, उनके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कहना कि उन्हें पहले से ही ये मालूम था, ये कुछ क्लाइंट को मालूम नहीं होता। बीइंग एन एडवोकेट भी मैं कहना चाहती हूँ कि वकील हर तरह का आपको मशवरा देता ही रहता है कि अगर यहाँ ऐसा हो गया तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो एडवोकेट्स की बात को ही इन्होंने आगे रखा है तलवार दंपति ने, ये कहकर, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नहीं, उनके दिमाग में और उनके क्या किसी भी मुलजिम के दिमाग में ये होता है जब उन्हें सजा सुनाई जाती है तो वो सोचते हैं कि हम बेकसूर हैं। आप किसी भी मुलजिम को देख लो, वो अपने आप को बेकसूर ही बताएगा कि नहीं मैंने तो कसूर किया भी नहीं था और मुझे बेकार में सजा मिली है, क्योंकि वो अपने आप को भी भुला देना चाहते। जैसा आप पूछ रहे हैं कि क्या इनको गिल्टी फील नहीं होता, क्या ये आज ना आ जाते, क्या टूट ना जाते? ये टूटे इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने भी अपने मन में ठान लिया है कि नहीं हम बेकसूर हैं, हमने कोई कसूर नहीं किया, बल्कि हमने एक बेटी भी खोई है और अपना चैन भी खोया और हमारी इंसल्ट भी हुई है। ये जो ऑनर कह रहे हैं, तो ऑनर मैं कहती हूँ आज कहाँ रहा ऑनर, कहाँ गया ऑनर? मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर ऐसा करेंगे या ऐसा सोचेंगे तो हम उन लोगों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं जहां जागरूकता अभी तक फैली ही नहीं। आज राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में अगर हमने एक ही काम किया तो वो ये किया कि अवेयरनेस फैले कि बच्चों के क्या अधिकार है, बच्चे की डिग्निटी का क्या अधिकार है। आपको याद है आरुषि केस, जब ये केस हुआ तो हमने आईजी को इसी बात के लिए फटकार, तो मैं नहीं कहूंगी आज, बहुत समय हो गया, 8 तारीख थी, 8 सन था, तो मैं उनको कहा था कि प्लीज आप ऐसा मत करिए कि किसी बच्ची का नाम लीजिए फिर उसको नौकर के साथ लगाइए, क्योंकि कोई भी संभ्रांत परिवार में बच्ची कुछ भी कर सकती है, नौकर के साथ कभी अटैच नहीं हो सकती है। कि सर्वेंट को वो इस तरीके से बिहेव करेगी, ये नहीं हो सकता है। और आप अगर हुआ भी है, सच भी है, तो भी आप नहीं कहेंगे। और इसी की लड़ाई तलवार दंपति लड़ रहा है कि मेरी बच्ची को, आप हमारी बच्ची को बदनाम नहीं करें और किसी भी बच्चे पर संध्या जी यहाँ पर मैं शक नहीं करें कि वो किसी नौकर के साथ हो सकते हैं। तो जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस बने हैं, तो मैं कोई डिफेंस लॉयर नहीं हूं उनकी कि मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि बच्चों के जो अधिकार हैं उन पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। नहीं, लेकिन फिर इस तरह की भी बातें भी आई, यहाँ पर मैं आर.एस. गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोस्वामी जी, इस तरह की भी बातें आई कि बाद में बच्ची के जो परिवार वाले थे, जो राजेश तलवार थे, उनके भाई ने किसी डॉक्टर पर दबाव डालकर कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जाएं, और जाहिर तौर पर वो तब्दीलियां ऐसी थी जिससे उनको लगता था कि अगर ये बातें सामने आई तो कुछ बदनामी होगी। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कई बातें बदले गई। उन्होंने कहा कि हमने नेट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में साबित हुआ कि रात को 4 घंटे राउटर का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने हेमराज को पहचानने से मना कर दिया, यहां तक कि दूसरे लोगों ने हेमराज की पहचान की। तो वो भी वक्त वक्त पर बहुत सारे बयान बदलते रहे हैं और उनकी तरफ से भी ऐसी चीजें हुई हैं जो संदेह पैदा करती हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल से, इस पर मैं काफी बहस में रहा हूं। कल पूरा दिन में 24 पे था, E24 पर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, तलवार दंपति आई विटनेस इस केस में है नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है जी। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो ये बताते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट भी दी थी जी, और उस क्लोजर रिपोर्ट के बाद फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमको न्याय नहीं मिला। और आज उस न्याय की जो स्थिति है वो आपके सामने है कि कल उनको कन्विक्ट कर दिया गया, केवल अब क्वांटम सेंटेंस पर रह गई है बात। इसका मतलब अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था उसको देखा। वो कैसे देखा कि जैसे 201 में जो सबूत मिटाने वाली बात थी, ये चीज शक पैदा करती हुई चली गई।
खुद की इनकी एप्लीकेशन लगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ये लोग, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए, वहां भी कई बार इनको राहत मिली, कई बार इनकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई। रीजन बीइंग पुलिस का ये कहना था कि वहां पर इन 4 आदमियों में से 2 आदमी की डेथ हुई है और 2 आदमी जिंदा है, ना तो कोई बाहर से आदमी आया ना कोई बाहर से भीतर से आदमी बाहर गया, जो सबसे बड़ी दलील दी गई। लेकिन उसके बाद जो सबूत मिटाने वाली बात थी, जो अभी मैडम ने, अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने कही, वो बात हमको भी बहुत बुरी लगती है कि जब लड़की के चरित्र को लेकर और एक 14 साल की अवस्था को लेकर जब सुनते हैं, कल मेरा पूरा दिन, मुझे शाम को भी बड़ा पेन रहा इस बात को सुनकर, लेकिन आज यथार्थ तो सत्यता को ना मैं छिपा सकता ना आप छिपा सकते। अदालत तो वो काम करती है कि जो अदालत के सामने रखा है। इसको दूसरे शब्दों में गोस्वामी जी हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें पीड़ादायक होती हैं, लेकिन ये भी हम कबूल करते हैं कि सत्य भी कई बार पीड़ादायक होता है, क्योंकि भावनात्मक इसमें नहीं जोड़ा जा सकता। आज अदालत भी जो बैठी है वो भी रिटायरमेंट की स्थिति पे 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, वो सुना है जैसे, तो उनके भी बेटियां हैं, उनकी बेटी के भी बेटी होंगे, बच्चे भी होंगे, सारी चीज है। लेकिन आज सारा देश क्या देखना चाह रहा है? सारा देश ये देखना चाहता है कि नूपुर को एक न्याय मिला कि नहीं मिला। अब वो न्याय किससे मिलने जा रहा है? एक बात मेरी समझ में कल नहीं आई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, कल ध्यान में नहीं रहा इस बात का, कि एक बार 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 कहते हैं, जैसे नूपुर दंपति एक बात कहती है, तलवार दंपति, कि भाई हमको न्याय चाहिए। अब न्याय कैसे मिलेगा? मुलजिम तो आप हो 2 कटहरे के अंदर, वो जो आदमी को, या तो जिसमें मुलजिम 5 होते, उन 5 मुलजिमों में से 2 को सजा होती, 2 को सजा नहीं होती, तो ये कहा जा सकता कि भाई इनको न्याय नहीं मिला। लेकिन यहां तो मुलजिम ही आपके खिलाफ है, या तो कोई प्राइवेट इस्तिगासा डला होता है कि उसमें यह कहा जाता है कि भाई फला फला मुलजिम है जिन पर हमें संदेह का घेरा आता है। जब पुलिस ने बिल्कुल कलेजी केस को ही क्लोजर कर दिया, सीबीआई ने दोबारा इनकी एप्लीकेशन पर क्लोजर रिपोर्ट पर ये आगे बात बढ़ी है, तो न्याय की शब्द कहते न्याय तो इतना सा था, या तो इनको ये बरी कर देती कोर्ट कल, और या इनको कन्विक्ट कर रही है कोर्ट। तो न्याय जो बार बार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं चैनलों में भी कि न्याय चाहिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ जस्टिस। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि उस वक्त जो उन्होंने उस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया, एक सोशल पॉस्चरिंग थी, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें ये दिखाते हुए प्रतीत होना है कि नहीं हम इससे असंतुष्ट हैं, उनको दोषी ठहराया गया है। उनको मेरे हिसाब से, यदि मैं एक एज ए एडवोकेट की बात करना चाहता हूं, तो मैं तो कहता हूं उनको चुप बैठना चाहिए था, यदि उन्होंने ये अपराध किया है तो, और अपराध नहीं किया उन्होंने, तो उनको एक ऐसी एविडेंस कोर्ट के सामने लानी चाहिए थी, जनता के सामने, देखिए हम दोनों अपराधी नहीं है, कोई अपनी बेटी की हत्या नहीं करेगा, फला फला व्यक्ति इसमें है, और हमने उसके लिए प्राइवेट इस्तिगासा होती है 156(3) में वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले पर चर्चा जारी। आपको एक बार फिर बता दें कि 2 बजे के बाद इस मामले में अदालती कार्यवाही शुरू होगी। यहां पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि तरुण तेजपाल के मामले में ताजा जो अदालती रुख है वो क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट में तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने तेजपाल पर गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं गोवा पुलिस पीड़िता का बयान लेने मुंबई पहुंची है। गोवा पुलिस पीड़ित लड़की का पूरा बयान लेना चाहती है ताकि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो पाए। वहीं तहलका की जांच कमेटी से उर्वशी बुटालिया भी हट गई हैं। जी हाँ, तो तरुण तेजपाल को कह सकते हैं झटका मिला है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीड़ित लड़की का बयान लेने के लिए गोवा पुलिस भी आज मुंबई पहुंची है और बहुत मुमकिन ये भी है कि जैसी लड़की का बयान लिया जाएगा उसके बाद तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तहलका के जो भीतर का जो स्टाफ है, जैसा कि उर्वशी बुटालिया थी जो जांच कमेटी से जुड़ी थी, वो हट गई हैं। राणा अयूब जो कि एक और पत्रकार हैं तहलका से जुड़ी, उनके भी तहलका छोड़ने की खबरें हैं। तो हर तरफ से निराशाजनक खबरें तरुण तेजपाल के लिए और तहलका के लिए। और इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। आर.एच. गोस्वामी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, ये देखते हुए कि जो अपराध का क्षेत्र था वो गोवा था, वहां पर क्राइम हुआ है कथित तौर पर। क्या ये दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता था, उसके जुरिस्डिक्शन में आता था? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये बात कई दिन से चल रही है और
प्रामा फेसिया एफआईआर है रजिस्टर्ड, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस के पास केवल अभी पीड़िता का बयान ना होने की वजह से शायद मैं ये समझ रहा हूं कि पुलिस तेजपाल पर अभी हाथ नहीं डाल रही है। तेजपाल को जब ये लगा कि शायद पुलिस में बयान तो आना ही आना है, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन 438 में लगाई। आप ये समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये परमानेंट एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ये कहता है, क्योंकि जुरिडिक्शन पूरा गोवा के अंदर है, दिल्ली के अंदर ही केवल एक ट्रांजेक्ट बेल बोलते हैं इसे हम, ट्रांजेक्ट कम एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि मुझे 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का एक समय दिया जाए, जिससे कि मैं गोवा जाकर अपनी कार्रवाई कर सकूं। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं समझता कि इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर पाएंगे, क्योंकि गोवा और दिल्ली में बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, और दूसरी बात अभी गिरफ्तारी का डर भी नहीं है, क्योंकि अभी तक पीड़िता का कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जैसा आज बताते हैं कि केस की तारीख कल के लिए टल गई है, तो कल कोर्ट पूरा स्टेटस रिपोर्ट मंगाएगी। रिपोर्ट के बाद यदि कोर्ट सोचती है कि प्रामा फेसिया इनको कुछ समय का रिलीफ दे दिया जाए, तो हो सकता है कि इनको कल हाई कोर्ट से कुछ समय का रिलीफ, केवल इस वजह के लिए कि आप गोवा जाइए, तफ्सीस में जाकर अपना ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन को, और वहां जाकर जो भी वहां की अदालत हैं, वहां जाकर अपना जो रिलीफ, प्रॉपर रिलीफ आपको लेना है वो वहां जाकर। बिल्कुल, लेकिन कमलेश जी, जैसे ही 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होगा, आपको नहीं लगता कि उसके बाद सुनिश्चित हो जाएगा कहीं ना कहीं फिर गिरफ्तारी कभी भी हो पाएगी? हालांकि आप ज्यादा बेहतर पता पाएंगे कि उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। जी हाँ, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जा सकता है, और अरेस्ट करने के बाद भले ही वो परमानेंट बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें वहां पर, वो एक अलग बात है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, इसमें भी संदेह है। कुछ दिन तो इनको रहना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं आपके पास आना चाहूं विमला जी, इस पूरे मामले में जो बात हैरान करती है, एक तरह से हास्यास्पद भी लगती है, कि जब तक तरुण तेजपाल को ये लगता था कि मामला इंटरनल है, तहलका के भीतर का है, तब तक हम देखते हैं कि वो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, हालात को समझने में मुझसे गलती हुई और मैं 6 महीने अपने पद से हट जाऊंगा प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन जैसे ही मामला पुलिस के पास आया, कानूनी आया, तब प्रायश्चित का रास्ता यह भी था कि हाँ, वो पुलिस के सामने जाएं, बयान दें और सपोर्ट करें, और पुलिस गिरफ्तार करती है तो खुद को गिरफ्तार करवा लें। लेकिन यहां पर वो अग्रिम जमानत ले रहे हैं। तो क्या माना जाए, वो चिट्ठी या जो मेल पहले उन्होंने शोमा चौधरी को लिखा था, वो सिर्फ एक दिखावा था, ढकोसला था? देखिए, देश का कानून सबके लिए बराबर है। अभी जो नए कानून हमारे सामने आए हैं और आप देख रहे हैं रोज कितनी सजाएं मिलती हैं, जैसे उन सबके लिए सजा है, वैसे तरुण तेजपाल के लिए सजा होनी चाहिए। वो बच नहीं सकते। और ऐसे तो उन्होंने जैसे कहते 6 महीने में वहां से संन्यास ले रहा हूं, ये तो मतलब कैसा, ये तो इतनी हंसी की बात और कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप इतने बड़े हो गए, कानून से बड़े हो गए कि आप अपने फैसले जो है खुद, कानून के फैसले आप खुद ले लेंगे। मैं तो समझती हूँ कि उनको अगर इतने ही उनको गिल्ट था अपने मन में, तो तुरंत उनको ये, जैसे बजाय चिट्ठी लिखने के, वो पुलिस के पास जाते और कहते मेरे से गलती हुई, मुझे अरेस्ट करो। फिर हो सकता है वो लड़की भी पछीजती कि भाई ये आदमी खुद अपना वो प्रायश्चित करने के, हो सकता है कि हालात दूसरे हो जाते, लेकिन ये तो इन्होंने तो मतलब कानून, इतना बड़ा पत्रकार होने के नाते मैं समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी भूल कैसे उन्होंने की कि खुद अपने आप अपना डिसीजन ले लिया। तो ये बहुत हंसी की बात भी है, और एक ये मैं तो समझती हूँ कि पत्रकारिता में रहते हुए अगर ऐसा लेकिन सुषमा जी, आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने खुद अपने लिए सजा सुनिश्चित की और ये कहा कि ये कबूल भी किया कि मुझसे गलती हुई है, ये उन्होंने तब तक किया जब तक उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि बात बाहर जाएगी? उन्हें लगा कि वो एक इंटरनल मेल कर रहे हैं और ये बात सिर्फ शोमा चौधरी को पता है या उस लड़की को पता है। अगर उन्हें इस बात का अंदेशा होता कि ये चीज सार्वजनिक हो जाएगी, मेल सार्वजनिक हो जाएगा और इस तरह से जग हंसाई होगी, और बाद में हमने देखा कि वो अपने बयान से पलट भी गए, उन्होंने कहा कि लड़की झूठ बोल रही है। जी, अब तो कैरेक्टर असोसिएशन भी कर रहे हैं। जबकि पहले खुद बताना चाहूंगी जो बहुत उन्होंने कबूला है पहले, और उसके बाद डिनाई कर दिया, ये क्या मजाक हुआ? कैरेक्टर असोसिएशन भी कर रहे हैं साथ ही साथ, ये और खराब बात है, और ये एक और ऑफेंस है। जिस विषय पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वो भी पक्ष आपको देखना चाहिए कि एक पत्रिका की मैं भी प्रधान संपादक हूँ, मुझे भी अपनी गरिमा का और अपनी जो जूनियर है उनका पूरा, हम लोगों की क्या हम लोगों की ड्यूटीज होती हैं हमको पूरा पता होता है। मैं हैरान हूँ, और मैं कोई किसी दूसरी भाषा पे मेरा कोई दुराग्रह करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक हिंदी पत्रकारिता में अक्सर ये देखा जाता है कि जो इस टाइप के तरुण तेजपाल टाइप के पत्रकार होते हैं, ये अक्सर
ये सोचते हैं कि हम उसी स्टाफ को रखें जो हमारी हर एक बात पे हाँ करें। तो आप देखिए कि इन्होंने सोचा कि हम हाई प्रोफाइल हैं, हम कौन से बोर्ड में हैं, सारे ये मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद थोड़ा डिसएग्रीमेंट होगा सुषमा जी, कि हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता में इस तरह के लोग या इस तरह का मर्यादित रवैया रहता है अंग्रेजी में ऐसे। नहीं, एक चैनल पे कल कहा गया इस चीज को, और आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि क्योंकि मैं एक हिंदी पत्रकारिता हूं, मैं इस चीज को देखती हूँ कि हम लोग चाहे कितने काबिल हों, हम चाहे कितने, लेकिन बड़े बड़े पदों पे इन लोगों को ही रखा जाता है और ये लोग गारंटेड लेते हैं हिंदी पत्र। आप देखिए कभी भी कोई डेलीगेशन जाएगा या कहीं भी कुछ होगा, इनके सबमिट होते हैं, क्या हम लोगों को इसमें नहीं कर सकते? लेकिन तरुण तेजपाल की पहली गलती ये कि जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मेल भेज दिया, तो उनको ये अंदेशा नहीं था कि ये चीज बाहर आ जाएगी। लेकिन आजकल मीडिया इतना सजग हो गया है, हर चीज पकड़ में है। वो तो लड़की की कुछ अच्छाई थी या ऊपर वाले ने उसका साथ दिया कि उसने 2 लोगों को और मेल की थी, तो वो चीज बाहर आ गई। सोमा ने तो पहले ही दिन दबाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। फिर सोमा के ऊपर हम बात लेके आएंगे कि इसमें तरुण तेजपाल के साथ साथ सोमा को जरूर, तो सोमा की क्या भूमिका, उस पर भी हम बात लगातार करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़ित पत्रकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के मेल में उसने तहलका की मैनेजिंग एडिटर को खूब लताड़ा है। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि पहले तक तो मामले पर पर्दा डालने की वो कोशिश करती रही, लेकिन अब उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस खत में क्या कुछ लिखा है पीड़ित पत्रकार ने। मिस चौधरी, मैं तत्काल प्रभाव से तहलका मैगजीन से इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल ने इस साल नवंबर में 2 मौकों पर मेरे साथ यौन शोषण किया। पूरे मामले में मैं संस्थान के रवैये से बेहद दुखी हूं। ऐसे में मेरा यहां काम करना सही नहीं है। हालांकि इस वक्त मैं अपनी बात के समर्थन में कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। नवंबर 2013 की 7 और 8 तारीख को तरुण तेजपाल ने गोवा में थिंक फेस्टिवल के दौरान मेरा यौन शोषण किया। मिस्टर तेजपाल द्वारा किए गए यौन दुर्व्यवहार के बारे में मैंने आपसे जो शिकायत की थी, उसके बाद उन्होंने माना कि वाकई ऐसा हुआ था और बिना शर्त के माफी भी मांगी। मैंने गुजारिश की थी कि मिस्टर तेजपाल कम से कम तहलका के स्टाफ और ब्यूरो के सामने खुलेआम माफी मांगे। मैं नहीं चाहती थी कि गलती मानते वक्त वो घटना के बारे में बहुत विस्तार से लिखे। मैं चाहती थी कि उनके माफी नामे में यौन दुर्व्यवहार यानी सेक्सुअल मिसकंडक्ट का जिक्र हो। आपने फोन पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि तेजपाल ने अपने माफी नामे में इसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसमें सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का जिक्र कर दिया है। आपने कहा था कि ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि हमने अपने संस्थान को भी बचाना है। इस बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो करेंगी सही करेंगी। तहलका ब्यूरो को सार्वजनिक रूप से भेजी गई स्वीकारोक्ति में मिस्टर तेजपाल और आपने उनकी हरकत को एक अप्रिय घटना बताया। ये संस्थान को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि असल घटना पर पर्दा डालने की कोशिश थी। ये जानते हुए भी सच छिपाने की कोशिश थी कि मेरी अनिच्छा के बावजूद 2 मौकों पर मेरे साथ अवैध यौन संबंध उनकी ईमेल के मुताबिक बनाने की कोशिश की गई थी। यही नहीं, कलीग से बात करते हुए आपने स्वीकारा था कि विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूरा यकीन था। नेशनल चैनल्स में शुरू में आप ये जताती हुई दिखाई दी कि मैं तहलका द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट हूं। ये तब किया गया जब मिस्टर तेजपाल ने मुझे और आपको भेजी प्राइवेट ईमेल्स में माफी मांगी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने सेक्सुअल दुर्व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी थी और ना ही आपने विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाया था। ये तो मेरी शुरुआती मांगे थी। इस तरह से मैं कहां संतुष्ट हो सकती थी। यही नहीं, मैंने तेजपाल की दोनों ईमेल्स पर जवाब भेजा था। इस जवाब में मैंने आपको और उन 3 कलीग्स को सीसी किया था जिन पर मुझे भरोसा है। आपने जवाब में लिखा था कि तेजपाल के व्यवहार को सिर्फ अवैध यौन संबंध नहीं कहा जा सकता। वो यौन दुर्व्यवहार तो भरोसे को तोड़ने वाली घटना थी, एक ऐसी कोशिश जो मेरे विरोध के बावजूद की गई थी। इस बात को वो स्वीकार कर चुके हैं। बिना सहमति के किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्ट किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उस घटना के दौरान तेजपाल ने मुझे अपने पद की धौंस भी दिखाई थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने अपनी ईमेल में नहीं किया था।
आपने इन ईमेल्स को लेकर मेरी नाराजगी को नजरअंदाज किया और सार्वजनिक रूप से कहती रही कि मैं संतुष्ट हूं। अब आप ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि उस घटना को लेकर मिस्टर तेजपाल के पास बताने के लिए दूसरी कहानी मौजूद है। ऐसा हर यौन अपराधी करता है। यह जताने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि उस घटना में मेरी भी सहमति रही हो। इस दौरान 22 नवंबर की रात को मिस्टर तेजपाल का कोई फैमिली मेंबर मेरी मां के घर में गया और मेरे वकील के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहा था कि मैं इस मामले में तेजपाल पर आरोप लगाकर क्या हासिल करना चाहती हूँ। नेशनल न्यूज चैनल से पता चल रहा है कि अपने दोस्तों को भेजे गए ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस में तेजपाल दावा कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो त्वरित सहमति से घटना हुई थी। ये भी कहा गया है कि उन्होंने आपके कड़े महिलावादी सिद्धांतों की वजह से माफीनामा लिखा था। पिछले सालों में हमने मिलकर महिलाओं के हकों की रक्षा की है। रेप, यौन शोषण और ऑफिसेज में होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ लिखा है। विक्टिम को ब्लेम करने वाली और उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाली सोच और कल्चर के खिलाफ बातें की है। अब जब मैं खुद इस तरह के क्राइम में विक्टिम हूं, ये देखकर बुरी तरीके से टूट गई हूं कि एडिटर इन चीफ और आप डराने, चरित्र खराब करने और लांछन लगाने का रास्ता अपना रहे हैं। नवंबर के बाद हुई घटनाओं को देखा जाए तो अकेले मिस्टर तेजपाल नहीं है जो एक एम्प्लॉयर के तौर पर नाकाम हुए हैं। तहलका ने भी महिलाओं, कर्मचारियों, पत्रकारों और महिलावादियों को भी नाकाम कर दिया है। प्लीज तत्काल प्रभाव से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। जी हाँ, तो जाहिर तौर पर बहुत कड़ा ईमेल लड़की की तरफ से किया गया और इस पूरे ईमेल का जो कह सकते हैं लब्बो-लुबाब है वो ये कि लड़की इस ईमेल के जरिए साबित करना चाहती है कि तरुण तेजपाल का और खुद शोमा चौधरी का जो रवैया रहा है वो किस तरह से दोगला रवैया रहा है। वो मीडिया के सामने कुछ और थे, कहने को कुछ और थे और हकीकत में जो उनकी सोच और नीयत थी वो क्या थी। और वहीं तरुण तेजपाल के वकील ने लड़की के चरित्र पर कई सवाल खड़े किए हैं। तेजपाल के वकील ने कोर्ट में दायर अग्रिम याचिका में दावा किया है कि घटना के बाद भी पीड़िता पार्टियों में शामिल हुई और सोशल इवेंट में भी उन्हें देखा गया। इसके लिए तेजपाल टीम ने एक बीबीएम का हवाला दिया है जिसमें लड़की को अपने दोस्तों के साथ सामान्य रूप से बातचीत करते दिखाया गया है। तेजपाल टीम का दावा है कि बीबीएम घटना के 2 दिन बाद की है। इनका मानना है कि जब पीड़िता घटना के बाद सप्ताह भर सदमे में रही तो वो चैटिंग और तस्वीरें कहां से आई। तेजपाल के वकील इस बीबीएम को साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम इस पर हमारे मेहमानों की राय लेना चाहें, हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रभाकर का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तरुण तेजपाल को झटका लगा है, क्या उनके वकील से बातचीत हो पाई? आगे की रणनीति क्या है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज पहला दिन था, तरुण तेजपाल के ऊपर गिरफ्तारी का जो खतरा मंडरा रहा है उसी के बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। 11 बजे अदालत में सुनवाई हुई, 10 मिनट की ये सुनवाई हुई है और कल तक के लिए मामले को टाल दिया गया। लेकिन एक बड़ा झटका है क्योंकि वो अंतरिम राहत के लिए गए थे अदालत में। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर से अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। और वहीं पर एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, गोवा और दिल्ली पुलिस दोनों ने तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत का अदालत में विरोध किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अदालत ने यह कहा कि अभी अगर आपको मैटर की जानकारी नहीं है तो फिर आप अदालत में क्यों आए हैं। तो कल के लिए इस पूरे मामले को रखा गया। अब देखना होगा, क्योंकि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो राज्य सरकार है, जो वहां की पुलिस है, गोवा की पुलिस, उनको याचिका की कॉपी सौंपी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात नीरज ये बता दूं आपको कि उसमें कहीं के देखिए जो याचिका लगाई गई है उसको राजनीतिक रूप रंग देने की भी एक कोशिश की गई है। उसमें तहलका ने जो स्टिंग ऑपरेशन बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ किया था और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर पर सीधे सीधे आरोप भी लगाए गए हैं कि एक राजनीतिक साजिश है। तब देखना होगा, फिलहाल दोनों कोशिश की गई है। तो एक तरुण तेजपाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर। तो कमलेश जी हमारे साथ जुड़ी है। कमलेश जी, कह सकते हैं कि अब जो रवैया तरुण तेजपाल या उनके पक्ष का है वो कह सकते हैं कि एक अपराधी का जो रवैया रहता है अमूमन ऐसे मामलों में कि पहले आप डिनाई करते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने लड़की पे लांछन लगाया, दबाव बनाया और अब इसमें राजनीतिक एंगल भी डाल दिया गया है कि नहीं, चूंकि बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ किया था, गोवा में घटना हुई थी, वहां पर बीजेपी की सरकार है। कह सकते हैं कि चीजें वक्त के साथ और भद्दी होती जा रही हैं।
नहीं, ये जो कहते हैं कि राजनीतिक कुछ षड्यंत्र है इसमें, तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोई लड़की तो मान लीजिए कुछ कह सकती है, लेकिन ये खुद ही क्यों इतने सारे ईमेल कर रहे थे जो कि कन्फेशनल थे, तो ये किस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए? ये तो नहीं हो सकते थे। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ये पहले एडमिट करते हैं, सोचते हैं ये घर की बात है, हम एडमिट करके और हीरो भी बन जाएंगे और हमारा काम भी चल जाएगा, और फिर उसके बाद जब देखते हैं कि वो लड़की नहीं तो है ही सामने में और वो बोल ही रही है, तब फिर ये वकीलों की सलाह लेने लगते हैं और तब कहते हैं, एक स्टेटमेंट मुझे याद है इनका जो कह रहे थे कि मेरे वकीलों ने कहा है कि कोई षड्यंत्र है यहाँ पर, मेरे वकीलों ने कहा है कोई षड्यंत्र है। तो वकील कहाँ से षड्यंत्र जानेंगे? षड्यंत्र कोई होगा तो ये खुद ही जानेंगे। तो ये जो इस तरह की खुद ही इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आगे मामला वकीलों को देखना, इसलिए षड्यंत्र की जानकारी भी उनको, इनको कुछ नहीं है। तो मतलब ये पूरा जिसको एक क्रिमिनल की जो मनोवृत्ति होती है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ठीक वही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। सुषमा जी आपके पास भी आएंगे, गोस्वामी जी, लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कानूनी मामला है। अब जो बात निकल कर आ रही है कि तरुण तेजपाल के वकीलों का ये कहना है, जैसा कि उन्होंने कहा कि लड़की ने उसके बाद, घटना के बाद अपने दोस्तों के साथ बीबीएम में कुछ ऐसे संदेश शेयर किए जिससे लगता है कि वो घटना के बाद सामान्य थी, और हमें इसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश करेंगे। आपको क्या लगता है कि लड़की ने जब एक बार शिकायत कर दी कि उसके साथ ऐसा हुआ था, क्या उसके बाद अगर वो किसी से कोई मैसेज शेयर करती है या किसी तस्वीर में वो खुश दिखाई देती है, तो इससे जो अपराधी का अपराध है वो कम हो जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो तेजपाल ने अपना एक कन्फेशनल लेटर जो लिखा है, जो मैडम ने बताया था, वो लेटर अपने आप में एक स्वीकार्योक्ति है। लॉ में एक एविडेंस में इस बात को हम एक कन्फेस कर रहे हैं कि ये काम हमने किया, तो इससे तो षड्यंत्र वाली बात खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर बात, जो अभी पीड़िता ने जो एक लेटर लिखा है रिजाइन का, वो भी सामान्य लेटर नहीं लिखा उन्होंने। यही लेटर इनका 161 का बयान होगा, यही लेटर इनका 164 का बयान होगा। इसका मतलब आज की डेट में पीड़िता अपने बयान से कहीं भी मुकरने की स्थिति में नहीं है। आज तक पीड़िता पे चाहे दबाव रहे हों, चाहे एक सामाजिक रहे हों, चाहे किसी नैतिकता के रहे हों, वो आज उन सब चीजों से ऊपर आ चुकी है और वो एक कंप्लेनेंट बन चुकी है। अभी आपने पूरा सुनाया और दिखाया आम जनता को कि जिसमें पीड़िता ने एक एक शब्द तक लिखा है और यहां तक अपनी स्टोरी पूरी कर दी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कि भाई मेरे मम्मी के पास भी आए और दबाने की कोशिश की। इसका मतलब यही बयान इनका 161 होगा, यही बयान इनका 164 होगा। अब आपका जो प्रश्न है, जो अभी आपने प्रश्न किया कि इसमें कानूनी पहलू क्या होगा, आज पुलिस के पास ये स्टेटमेंट भी यदि पीड़िता नहीं भी देती है और जो इसने इस्तीफा दिया है, ये डॉक्यूमेंट ही एनफ है तेजपाल की गिरफ्तारी के लिए। आज वो तेजपाल को इस पॉइंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब राजनीतिक जहां तक बात है, अब जो हम डिफेंस लॉयर हैं, हम जो अपने मुलजिम को बचाव करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास भी यदि हम जनता की बातों को लेकर सुने तो फिर हमारे पास क्या बचता है डिफेंस के लिए? यही बचता है कि नई नई चीजें निकालना। इसमें यदि सहमति की बात जो की जाती है, मैं कहता हूं जिस समय पर्टिकुलर टाइम पर ये घटना घटी, उसके बाद ये बात इसने 2 अपने पत्रकारों से शेयर की है जो कि इस केस के एक तरीके से विटनेस हो गए। और उसके बाद ये कहना कि वो किसी फंक्शन में गई, तो क्या इनका ये कहना है कि इनके डिफेंस को, इनके वकीलों के डिफेंस को लें, क्या इसको वहां सुसाइड कर लेना चाहिए था या अपने घर में बैठ जाना चाहिए था या क्या करना चाहिए था उनको? अरे सामान्य व्यक्ति है, वो समझ गए कि मेरे साथ इसने जबरदस्ती, उन्होंने शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे यूज किए हैं कि यौन शोषण करने की कोशिश की और एक ओवर कॉन्फिडेंट में की, जो उनके स्टेटमेंट में आ रहा है तेजपाल के में कि मैं एग्जाम करने में मैं फेल हो गया। इसका मतलब कंसेंटिंग टू यदि होती तो एग्जाम करना कहा, यदि कंसेंटिंग की पार्टी होती तो उसको तो लिफ्ट का प्रोग्राम था, क्या जरूरत थी लड़की को इतनी बड़ी बातें करने की? तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो स्टेटमेंट तेजपाल का और वकीलों का आ रहा है कि सहमति, अदालत में इनको ये प्रूव करना पड़ेगा खुद को, जो नया एक्ट आया है कि हम निर्दोष हैं। अब उसको ये प्रूव नहीं करना पीड़िता को कि ये दोषी हैं। अब इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा कोई काम। लेकिन ये जो लेटर दे रहे हैं डे बाय डे, जो और स्टेटमेंट डे बाय डे आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट इस बात को शो करते हैं। यदि इन्होंने कंसेंट सब यूज कर लिया तो इसका मतलब ऑफेंस हुआ। एक मैं आपके चैनल से पूरे देश को बताना चाहता हूं, यदि कंसेंट वाली बात पे आ गए तो ये फिर फंस गए, क्योंकि पहले तो लिखित में दे चुके हैं माफीनामा, अब कंसेंट कह रहे हैं। तो कंसेंट वाली बात ये लेटर में भी लिख सकते थे कि भाई मेरी और आपकी सहमति थी। बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा वक्त का तकाजा, इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए फिलहाल।
आरुषि हत्याकांड में दोषी तलवार दंपत्ति की सजा का ऐलान अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। तलवार दंपत्ति को डासना जेल में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट लाया गया है। इसके अलावा दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर बहस के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। सीबीआई के जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद हैं। वहीं गाजियाबाद की डासना जेल में सुबह नुपुर तलवार की तबीयत बिगड़ने के बाद अब कुछ सुधार हुआ है। नुपुर तलवार ने रात में खाना नहीं खाया, लेकिन सुबह उन्हें खाना खिलाया गया। इससे पहले सोमवार को अदालत ने नुपुर और राजेश तलवार को अपनी इकलौती संतान आरुषि और नौकर हेमराज के कत्ल का दोषी पाया था। डॉक्टर्स की टीम ने बताया है कि नुपुर तलवार ने लगभग 9:30 बजे के आसपास कंप्लेन किया कि उनको घबराहट हो रही है। तुरंत उनका विस्तृत चेकअप कराया गया। चेकअप में आया है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है और उनको एंजाइटी है। इन तीनों की दवा दे दी गई है। अतः इसी के साथ 3 घंटे का उनको रेस्ट करने का एडवाइस किया है। अतः 3 घंटे बाद ही माननीय न्यायालय को हम उन्हें भेज पाएंगे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं सुषमा गणेश पांडे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ आर.एच. गोस्वामी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं, और साथ ही साथ भाषा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो धाराएं लगी हैं दोनों पर, उसमें कम से कम उम्र कैद की बात की जा रही है। पूरे मामले की बात की जाए तो किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, ये निश्चित है, जब 302 की में उनको पनिश किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, तो 302 में दो ही सजाएं हैं, या तो फांसी की सजा है या आजीवन कारावास है। लेकिन ये जो केस है, ये टोटल, इसमें आई विटनेस नहीं है, कोई भी इसमें गवाह आंखों देखा चश्मदीद गवाह जिसको बोलते नहीं है। टोटल मुकदमा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, सजा के प्रोविजंस के टाइम पे कोर्ट क्या क्या चीज देखती है, ये देखती है कि इंटेंशन, इसमें इंटेंशन क्या था मारने का, जो कि उस समय कोई इंटेंशन नहीं था। उस समय तो माँ बाप आते हैं, एक सीन देखते हैं, अब क्या परिस्थिति आती है, जैसा कोर्ट सजा सुना रही है, उन हालातों में उनको दोषी माना गया है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन दोनों के खिलाफ पाए गए। जैसे डेस्टो किया है एविडेंस को, वो इनके खिलाफ है। जितनी भी चीजें घटनाक्रम हुए हैं, सीबीआई ने एक बार क्लोजर रिपोर्ट भी दे दी, कई डाउट भी क्रिएट किए गए। इन लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, फिर मुकदमा चला, काफी गवाह इनकी तरफ से गुजरे, प्रोसिक्यूशन की साइड से, आज डिफेंस की तरफ से सुना है 7-8 गवाह इन लोगों ने भी दिए। जब ये कल केस का सुनवाई के दौरान फाइनल आर्गुमेंट के बाद ये तय किया गया कि अब इनको 302 के अंदर कन्विक्ट किया जाएगा, तो ये कोई लोगों को बहुत ज्यादा अचंभा सा नहीं हुआ है, कोई एक बहुत झटका नहीं लगा इस बात से सुन के। सबको पता था कि 2 ही मुलजिम हैं, या तो 10 मुलजिम होते, उन 10 मुलजिमों में से 2 मुलजिम को सजा दी जा रही है, 8 मुलजिम को कल बरी कर दिया जाता। तब तो एक झटके की बात थी। चूंकि दोनों ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के वे मुलजिम हैं, तो उनको सजा का जहां प्रोविजन लेके कोर्ट ने कहा कि हम कन्विक्ट करते हैं, तो आज केवल कोर्ट के सामने 2 मिनट का आर्गुमेंट है। डिफेंस काउंसिल केवल ये बात तैयार कर सकते हैं कि फांसी की सजा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसों में दी जाती है, और इस केस में मैं समझता हूं फांसी का कोई सीन नहीं बनता, क्योंकि इसमें माँ बाप हैं, उनकी बेटी गई, ये बहुत बड़ी, यदि हम भावनाओं से जोड़ के चलें तो आज उनके लिए मैं समझता हूं, यदि उन्होंने ये नहीं किया उनके मुताबिक, सडन प्रोवोकेशन में उनसे हुआ या एक परिस्थिति के तहत। लेकिन गोस्वामी जी, एक चीज मैं आपको बीच में रोकना जानना चाहूंगा। आपने कहा कि ये मामला अलग नहीं बनता है, और चूंकि माँ बाप शामिल है इसलिए और नहीं बनता, लेकिन ये देखते हुए कि शुरू से लेकर अब तक ना सिर्फ माँ बाप ने डिनाई किया चीजों को लेकर, बल्कि वो षड्यंत्र रचने की हद तक गए हैं खुद को बचाने के लिए। क्या अदालत, और अभी ऐसा कर रहे हैं, क्या अदालत ये चीज नहीं देखेगी कि माँ बाप ने आपने हत्या तो की, लेकिन उसके बावजूद कहीं आपने ग्लानी नहीं दिखाई, गिल्ट नहीं दिखाया, बल्कि आप तो कंस्पायर करते रहे? यदि ये गिलानी दिखा देते और कन्फेशन कर लेते, तो हो सकता है कि इनको बहुत राहत समाज से भी मिलती, मीडिया से भी मिलती, आम जनता की इनको एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता। चूंकि ये हर बात को झूठ बोलते रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में कई बार इन्होंने इस ट्रायल को डिले करने के लिए कोशिश की, जबकि एक न्याय की बात करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये कि इस समय 2 ही सजा है, या तो आजीवन कारावास है और या फांसी है। तो फांसी के लिए हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े ही उसके गाइडलाइंस हैं, बहुत जजमेंट हैं कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस के अंदर फांसी दी जानी चाहिए।
आजीवन कारावास भी एक कोई कम सजा नहीं होती है, इंसान का पूरा जीवन चला जाता है। तो मेरा जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि अदालत से ऊपर हम नहीं हो सकते। तो आपका कहना है कि उस श्रेणी में मामला नहीं आता फांसी को देखते हुए। और फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता श्रीनिवास का, जो कि गाजियाबाद कोर्ट के बाहर है। श्रीनिवास, 2 बजे का वक्त था, अभी क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर? अब मैं आपको बता दूं कि दोनों दोषियों को लेकर पुलिस कासना जेल से सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंच गई है। उनके आने से पहले ही दोनों पक्ष वकील वहां पहुंच चुके थे। और एक बात और बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच करने वाले सीबीआई के जो अधिकारी थे, एजी कौल, वो भी अब इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और शायद जो खबर आ रही है कि अंदर बहस शुरू हो चुकी है, चूंकि मीडिया को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हमारे पास जो खबर आई है कि अंदर से बहस शुरू हो चुकी है। और हम ये बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस काउंसिल है वो ये मांग करेंगे कि इन्हें कम से कम सजा दी जाए, वहीं सीबीआई के जो वकील होंगे ये मांग करेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक सजा दी जाए। जी बिल्कुल। और क्या कुछ उम्मीद की जाए श्रीनिवास, कुल कितना वक्त लग सकता है? ये जो बहस आप चल रही है और उसके बाद जजों की तरफ से जो सजा का ऐलान होगा, कितनी देर में उम्मीद की जाए ये तमाम चीजें बाहर निकल कर आएंगी? मैं आपको बताऊं, जिन धाराओं के तहत इन्हें दोषी पाया गया है उसमें जो सबसे मुख्य धारा है आईपीसी की धारा 302, उसमें सिर्फ 2 तरह की सजा है, कम से कम उम्र कैद और अधिक से अधिक फांसी की सजा। जहां तक फांसी की सजा की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फेमस केस बच्चन सिंह और माछी सिंह में एक पूरा पैरामीटर, एक गाइडलाइन फिक्स किया है कि अगर इस तरह का अपराध है तो फांसी की सजा दी जाती है। और अगर हम बच्चन सिंह माछी सिंह ने दी हुई गाइडलाइंस को देखें तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में फॉल करेगा। तो ज्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि इन दोनों दोषियों को अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि अभी रिसेंट ट्रेंड में देखा गया है कि उम्र कैद का मतलब पूरे जीवन के लिए आपको जेल जाना होगा। बिल्कुल श्रीनिवास, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ भाषा सिंह भी जुड़ी हैं, पटना से वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाषा सिंह, लगातार ये बात कही जाती रही है कि इस पूरे मामले पर जब नतीजा सामने आ जाएगा तो उसके एक सामाजिक निहितार्थ भी हैं, सबक भी है समाज के लिए, और कई तरह की चीजें हैं जो लोगों ने पहले ऑब्जर्व की हैं कि किस तरह से माँ बाप ने न सिर्फ अपनी बेटी का कत्ल किया बल्कि उसके बाद लगातार वो खुद को बचाते रहे। और जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि ग्लानि तक उन्होंने कभी नहीं दिखाई। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये मामला शुरू से लेकर अभी तक जिस मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि अभी ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये लोग अभी आगे भी जाएंगे, आगे हियरिंग होगी, लेकिन इससे ये साफ होता है कि अगर जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो रसूख वाला है, तो पुलिस प्रशासन और बाकी जो पूरा व्यवस्था है वह उसको बचाने के लिए किस तरह से काम करती है। आज जिस तरह से तथ्य कोर्ट के सामने आए हैं उससे ये साफ हुआ है कि जब शुरू में चाहते थे तब जो वहां की स्थानीय पुलिस थी, नोएडा पुलिस थी, उसने वो तमाम इंपॉर्टेंट पहलू जो दिखाई देने चाहिए थे वो नहीं देखे। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं देखे। सीबीआई ने अगर क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी होती और कोर्ट ने ये नहीं कहा होता कि नहीं आप यहाँ क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो शायद ये मर्डर मिस्ट्री बनी रहती। ऐसे में जो तमाम अभी भी ऐसे सवाल बैठे हुए हैं कि वह पुलिसकर्मी कौन थे, वह जांच करने वाले अधिकारी कौन थे, अब उनको भी बेनकाब करने की बहुत जरूरत है। भाषा यहाँ पर किस दबाव में इस केस को इतना लंबा खींचा गया। लेकिन भाषा यहाँ पर विरोधाभास ये है, दूसरी बात ये है कि जिस तरह का एनवायरमेंट बना है, जी आपने कहा कि स्थानीय पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में है। अभी मान लीजिए हम जैसे देख रहे हैं कि ये ऑनर किलिंग का मामला के रूप में सामने आ रहा है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ऑनर किलिंग का ब्लैक एंड व्हाइट मामला था तो जितना लंबा समय चला, क्योंकि ऑनर किलिंग भारत के लिए कोई बहुत अननोन चीज नहीं है, हम आप सब जानते हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां मैं इस समय हूं, पंजाब हरियाणा सब जगहों पर इस तरह से माँ बाप कत्ल करते रहे हैं, आज भी कत्ल हो रहे हैं जहां पर झूठी इज्जत के नाम पर। लेकिन वह लिंक जब पुलिस के सामने थे तो यह जिम्मेदारी वहां की जो प्रशासन की थी, वह प्रशासन इतनी बड़ी चूक आखिर क्यों की? नहीं, लेकिन भाषा यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि स्थानीय पुलिस की जो भूमिका है वो संदेह के दायरे में है, लेकिन जहां तक मुझे याद आता है 2008 में जब मेरठ जोन के आईजी गुरदर्शन सिंह और एसएसपी एएस गणेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया कि राजेश तलवार की क्या भूमिका हो सकती है, और उन्होंने गलती ये की कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरुषि तलवार को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पर आपत्ति की गई। लेकिन उन्होंने उस वक्त जिस नतीजे पर वो पहुंचे थे, सीबीआई 2.5 साल बाद उस नतीजे पर पहुंची, लेकिन उसका सिला उस पुलिस को यह मिला कि बाद में उन अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों ने अपनी भूमिका ठीक से अदा नहीं की? जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा बीच में
आपको याद हो कि इसमें हेमराज की लाश ऊपर थी। एक बात ये बहुत जी हेमराज की लाश ऊपर थी और जब नोएडा पुलिस पहुंची थी उसको उन्होंने नहीं देखा। मेरा मानना है कि जो हेमराज, हाँ कहिए आप, कहिए। नहीं मैं ये कहना चाह रही हूं कि देखिए यह केस एक ट्रायल केस इसलिए भी है क्योंकि इससे ये साफ होता है कि जो रसूख वाले, अगर मान लीजिए आप आज की तारीख, कल की तारीख में इनको दोषी माना गया, आज जब हम आप बात कर रहे हैं कुछ थोड़ी देर बाद इनको सजा निर्धारित हो जाएगी दंपति को, तो उसमें जो चीजें सामने आनी चाहिए, सजा तो जो भी होगी, फांसी होगी, उम्र कैद होगी, यह हम आप नहीं तय करेंगे, यह अदालत तय करेगी। जो सवाल पीछे रह गए हैं उन सवालों की अगर हम पड़ताल नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा, इतनी बड़े पैमाने पर धांधली कैसे हुई। एक बार पुलिस ये कहती है कि ऐसे हुआ, दूसरी बार तबादला होता है, तबादला क्यों कर होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बदली जाती है, कैसे बदली जाती है, और जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि लाश ऊपर है, ऊपर रखी हुई है और जो बाद में ऐसा दिखाई देता है कि किसी को भी दिखाई दे सकती थी, आखिर वह दिखाई क्यों नहीं दी गई, विजरा रिपोर्ट में क्यों तब्दीली की गई। यानी कि एक जो तीसरा हाथ जो आज भी गायब है, वो हाथ क्यों काम कर रहा था, किस इशारे पे काम कर रहा था, क्योंकि ये तो सोचिए कि इस तरह के कितने अनगिनत मामले होंगे जो इतने हाई प्रोफाइल नहीं होंगे, जिन पर हमारा और आपका ध्यान नहीं पहुंच रहा होगा। तो आपका कहना है कि जो रसूख, ये जो सारे लिंकेजेस हैं, बिल्कुल आपका कहना है जो असर, जो प्रभाव जो रसूख इस परिवार का था, उसके चलते बहुत सारी अड़चने आई, और आपकी आपत्ति ये भी है कि ऐसी अड़चनों के चलते कितने सारे मामले जो सामने भी नहीं आते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अभी उन अड़चनों पे बात नहीं कर रहे। जी मैं उस बात पे लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं जो यथार्थ होता है उसमें जिए यदि हम, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोर्ट को कोर्ट का काम करने दें, पुलिस को पुलिस का, और जिसका भी जो काम है उसको करने दें। लेकिन बात यहाँ मुद्दे की ये है कि अभी थोड़ी देर बाद सजा इनको कितनी होगी, उम्र कैद होगी, फांसी होगी, ये हमारे जज साहब बताएंगे कि क्या होगा। क्योंकि वो जो उन्होंने देखा होगा कि ये सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं ये, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई वहाँ उनको सजा सुनाने का मेरे पास अधिकार, मेरे पास जो अधिकार है उसकी बात यदि हम करें तो हम आते हैं समाज में और आते हैं हम मीडिया में। तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो केस हुआ है और इसकी हमको जजमेंट आने ले दीजिए, और उसके बाद जो भी उन्होंने दिया है उसको हम स्टडी कर लें और क्या चीज छूट गई है। ऐसा हम नहीं कहते कि बिल्कुल छूट गई है तो हमने बिल्कुल उनको मान लिया कि फांसी पे चढ़ा दी, वो हमारे दुश्मन नहीं है, ये आपको मैं शुरू से कह रही हूँ। लेकिन उनसे गलती हुई है और उन्होंने अपराध किया है, यदि साबित हो गया है तो सजा मिलेगी। और दूसरी बात, जो पक्ष और प्रश्न छूट गए हैं पीछे, जैसे कि कल हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हम एक पक्षी होके बोल रहे हैं कि माँ बाप दोषी, माँ बाप दोषी, तो मैंने कहा आप लोग, उनके कल भाई भी आए थे दूसरे चैनल पे जो कह रहे थे हमें बोलने नहीं दिया गया। एक बात बताइए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि आप नहीं बोल सकते? आपने तो किया नहीं, आप आके अपने तथ्य रखिए, आप रख रहे थे रिपोर्टों में, लेकिन जब आपका मामला नहीं बना तो आपने 4 पेज की चिट्ठी लिख के दे दी कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ, गलत। तो दूसरी बात ये कि माँ बाप को ये कि जब आप, छोटा सा घर है आपका, कोई महल, पहली बात तो ये सोच लीजिए कि कोई उनके महल नहीं है, कोई कोठी नहीं है कि एक कमरे में कोई मार रहा है और आपको पता नहीं है। पहली बात ये कि शक के दायरे में तो आप लोग खुद ही हैं, आप पहले उनको क्लियर कर देते। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगी है, पहले दिन से मैं बोल रही हूँ, मेरा एक स्वभाव है कि जो चीज गलत है तो उसको या तो आप मुझे प्रूफ कर दो कि गलत नहीं है। उनकी माँ पे कोई शिकन नहीं। दूसरी बात, आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन लोगों ने ये कबूला हो कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, हमें संज्ञान लेना चाहिए था, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए थी। और बल्कि आप देखिए, बुद्धि है उनका, शनि खराब होगा। और आजकल आप देखिए कि जितने भी हो रहे हैं जो पकड़े जा रहे हैं वो शनि की दशा आ रही है, और शनि जो ग्रह है वो न्यायप्रिय है, और जो न्याय होगा और जरूर अरुषि के साथ न्याय होगा, और जो जिसने भी किया होगा वो सामने आएगा। और साथ आप लोग इस बात को कभी मत भूलिए कि सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनिवास भी मौजूद है। श्रीनिवास, पूरे देश की निगाहें लगी हैं कि आखिर अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्या कुछ जानकारी है, क्या भीतर चल रहा है अदालत की, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? अभी सजा के मामले में बहस की है, तो वकील कोर्ट के सामने हैं दोनों। यहाँ पहले भी मैंने बताया था कि सीपीआई जो है, जो प्रोसिक्यूशन का साइड है, वो अधिक से अधिक सजा की मांग कर रहा है, वहीं जो बचाव का पक्ष है वो कह रहा है कि कम से कम सजा दी जाए। लेकिन मैं साफ साफ ये बताऊं कि यहाँ पे सवाल जो है वो बिल्कुल साफ है। यहाँ पे
कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि जिन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है उसमें सिर्फ 2 तरह की सजा है, अधिक से अधिक फांसी और कम से कम उम्र कैद। तो आज जो फांसी की बात है वो पहले भी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो गाइडलाइंस, जो पैरामीटर बना दिए हैं, उन पैरामीटर के तहत कहीं भी ये केस फॉल नहीं कर रहा। जहां तक हमारी जानकारी है, जहां तक हमने बच्चन सिंह माची सिंह केस को रीड किया है, तो उस कैटेगरी में ये कहीं भी नहीं फॉल कर रहा। तो आज जो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि दंपत्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। बहरहाल हमें भी इंतजार है, बार बार हमारी निगाहें भी कोर्ट की तरफ जा रही हैं कि अंदर से क्या खबर आती है, लेकिन फिलहाल अभी बहस चल रही है। जब तक दोनों पक्ष के वकील अपनी बहस पूरी नहीं कर लेंगे तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जज साहब आखिर। बिल्कुल श्रीनिवास, आप लगातार नजर रखें। और आपसे मैं गोस्वामी जी एक चीज जानना चाहूंगा, सीबीआई की फंक्शनिंग को लेकर इन सालों में कई सवाल उठे इस मामले को लेकर भी, खासतौर पर सबसे पहले जब राजेश तलवार को लेकर उन्होंने मामले की जांच शुरू की 1 जून से, उसके बाद हमने देखा कि 12 जुलाई को जब उनकी जमानत की याचिका लगाई गई तो सीबीआई ने तभी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर उसने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भी कहा कि उसके ऊपर उसके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि किसी के खिलाफ मामला बनाए। और फिर हमने देखा कि उसी क्लोजर रिपोर्ट के बाद उसमें ज्यादा कुछ एड ऑन नहीं हुआ और इनको दोषी साबित कर दिया गया। तो सीबीआई की जो फंक्शनिंग रही है खासतौर पर एक ऐसे मामले में जिसमें कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं था, फिर भी बहुत ढीला उसने रवैया दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे तो ये आरुषि मर्डर केस हो, चाहे जयसिका लाल मर्डर केस हो, चाहे तेजपाल का केस हो, चाहे और पॉलिटिशियंस के केस हो, मैं नहीं चाहता कि चैनल में किसी और का डिस्कशन किया जाए, लेकिन जितने भी आज हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन सब केसों में मीडिया का योगदान है। अब इस बात को आप कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हम आपके चैनल पे बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। पूरे देश की मीडिया की बात करना चाहता हूं। ये केसेस केवल मीडिया की वजह से चले और दूसरा से जुडिशियल को दिया जाएगा, क्योंकि जुडिशरी ने खुद इसमें क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट मान लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन गोस्वामी जी, आपत्ति लोग यही करते हैं कि जो अदालत है वो जांच एजेंसी तो नहीं बन सकती ना। अगर उस क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत ये नहीं कहती कि नहीं आप जांच जारी रखिए, सीबीआई ने तो हाथ खड़े कर दिए थे और मामला वहीं खत्म हो जाता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध जांच रही है। एजेंसियों ने बड़ी गलतियां आप तो संदिग्ध कह रहे हो। कल मैंने चैनल पे यहां तक कहा, उनके पुराने डीजी से बात हो रही है यशपाल जी से, मैंने उनसे कहा जब 4 क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका एक भी जवाब नहीं था कि आप किस तरह से बात करते हैं। आई एम डिफेंस काउंसिल लास्ट 27 ईयर्स इसी केसों को कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस घर में जाती है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रही, ब्लड नजर आ रहा है आपको ऊपर तक, लास्ट डेड बॉडी पड़ी हुई है फिर भी समझ में नहीं आ रही। उसके बाद सीबीआई आ जाती है, जैसा मैडम कह रही है वहां से कि ये रसूख का फर्क होता है, रिलेशन पूरे देश में चलते हैं, इसमें कोई हम निकार नहीं सकते, लेकिन इस केस के अंदर जितने ज्यादा चले उसकी कोई कहीं भी कमी नहीं रही। सीबीआई तक इस बात की समझ में नहीं आ रही है कि मर्डर हुआ है, 4 प्राणी भीतर हैं जिसमें से 2 की हत्या हो गई है, 2 आदमी केवल भीतर रह गए। तो आफ्टर ऑल कौन सा 5वां आदमी था जो भीतर आया और 2 आदमियों का मर्डर करके चला गया। तो सीबीआई की भी जो इसमें जांच की जो स्थिति थी बिल्कुल संदेह में जुड़ी हुई है। बिल्कुल भाषा भी कुछ कहना चाह रही है। भाषा आपके पास हम आएंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बिल्कुल आपके पास आते हैं भाषा। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेना वक्त का। जी हाँ, तो किसी भी वक्त गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट आपको बता दें कि हेमराज और आरुषि के हत्याकांड में नुपुर तलवार और राजेश तलवार को लेकर सजा का ऐलान कर सकती है। लेकिन हमारे संवाददाता श्रीनिवास ने कुछ देर पहले नुपुर तलवार के वकील मनोज सिसोदिया से बात की। उन्हें क्या कुछ उम्मीद है, आइए सुनते हैं। सर क्या लगता है आपको किस तरह की सजा होगी? देखिए, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम नहीं आया, उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो हम मानते हैं कि मिनिमम जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो दोनों लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की कोर्ट जो है डिक्लेयर करेगा। मनोज जी, ये तो सजा की बात है, लेकिन कल जैसे ही फैसला आया समाज का भी एक तबका, वकीलों का भी एक तबका कहीं ना कहीं इस फैसले से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। वो कह रहा है कि सीबीआई ने जो तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए हैं वो दोषी करार देने के लिए नाकाफी हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? निश्चित रूप से जो सीबीआई के द्वारा जो तथ्य कोर्ट के सामने दिए गए थे उन तथ्यों के आधार पर सजा नहीं की जा सकती है। हमारा मानना यह है कि कोर्ट के द्वारा उन तथ्यों को गलत रूप से इंटरप्रेट किया गया है। अभी ये बात तो जब जजमेंट की कॉपी हमें मिलेगी उसके बाद हमें जानकारी पूरी तरीके से हो पाएगी। बट जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने उन लोगों सीबीआई के द्वारा दी गई थी, किसी उस एविडेंस के आधार पर इन लोगों को कन्विक्शन नहीं किया जा सकता था। एजम्पशन या प्रिजम्पशन के आधार पर किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जा सकता या दैट पेनल्टी नहीं दी जा सकती है। यू हैव टू एस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन विच यू आर अवार्डिंग द सेंटेंस। और सीबीआई का इवन मेरा मानना यह है कि एक भी एविडेंस दोनों डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है।
मनोज जी, एक बात और, जो सीबीआई की पहली टीम थी जिसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और बाद में उसी क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने आज चार्जशीट ले लिया, लेकिन जो दूसरी सीबीआई की टीम आई जिसने बाद में इन्वेस्टिगेट किया, क्या उसने कुछ नए तथ्य लाए या वही सबूत, सारे वही सबूत थे जो पहली टीम ने दिए थे? मैं एक बात और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई थी कोर्ट के सामने, तो ये वर्तमान जो आईओ थे इनके द्वारा स्पष्ट रूप से उसमें पॉइंट 10 या 12 पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए थे कि इनके आधार पर दोनों पेरेंट्स गिल्टी नहीं हैं, लिहाजा इनका इस क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट के सामने मूव की गई थी। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट ये किया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा नहीं की गई है, अगर इन पॉइंट्स पर सीबीआई के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनको डायरेक्शन दी जाए, तो डेफिनेटली जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, और इस बात पे बहुत सारे लोग हैरानी भी जाहिर करते हैं, जैसा कि गोस्वामी जी ने भी पहले कहा कि अगर यही आरोपी थे, जैसा कि अब लगता है अदालत के कहने के बाद, तब इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि उस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करते? सर, वो इसलिए कहा था मैंने इस बात को कि जब आज की डेट में तो ये नहीं कह सकते कि हम निर्दोष हैं, चाहे डिफेंस काउंसिल कुछ भी कहें या सारा देश के वकील मिलके कुछ कहें, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो सजा दी है वो कोर्ट ने दी है और अदालत का ऑर्डर सर्वमान्य है। केवल ज्यादा से ज्यादा उनके पास अपील का राइट है, जा सकते हैं, उनका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो फाइल पर हैं, जो कि इससे पहले नहीं थे, जिस समय क्लोजर रिपोर्ट लगी थी उस समय अदालत इनको मुलजिम नहीं मान रही थी, क्योंकि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी थी। जब इनकी एक एप्लीकेशन गई कि सब इन बिंदुओं पर, जैसा वकील साहब को मैंने सुना अभी, इन बिंदुओं पर पुलिस सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लिहाजा कोर्ट डायरेक्ट करे और उन बिंदुओं पर जाकर दोबारा से तफ्तीश करे। खुद की ही एप्लीकेशन पर जब सीबीआई ने दोबारा तफ्तीश की तो उनमें पता लगा कि ये खुद ही मुलजिम है, और कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लेकर इनके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया। आज अदालत ने जो ऑर्डर पास किया, अदालत ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं किया है। कोई भी अदालत इन तरीके के मुकदमों में यदि कोई सजा देती है तो कहते हैं ना हमारे एक कानून है कि यदि 100 आदमी 100 दोषी बरी हो जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा एक सिद्धांत है इक्विटी ऑफ जस्टिस का। लेकिन यहां जब अदालत को जानते हुए, अदालत भी देखिए सुनता है कि 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, इतने सीनियर जज हैं, उन्होंने पूरी फाइल का अपने सामने ट्रायल कराया है, पूरी फाइल हाइपर पावर फाइल है, सब ऊपर से निर्देश भी हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसकी ऑलरेडी सुपरविजन कर रहा है एक तरीके से, हाई कोर्ट देख रही है इलाहाबाद, सारी कोर्टें ऊपर से देख रही हैं कि इस केस का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो कोर्ट के पास जो एविडेंस इकट्ठी हुई और जो इनका डिफेंस के विटनेसेस हुए, उन दोनों को मिला के जब कोर्ट को ये लगा कि हाँ ये दोनों दोषी हैं, तब कोर्ट ने कल इनको दोषी माना। बिल्कुल। भाषा सिंह हमारे साथ जुड़ी है। भाषा सिंह, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सीबीआई की जो भूमिका है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। राजेश तलवार की जब जमानत याचिका की बात थी तो सीबीआई ने यह कहकर उसका विरोध नहीं किया कि हम सबूत नहीं जुटा पाए। फिर हमने देखा कि हैदराबाद की जो लैब को सैंपल भेजे गए वो गलत सैंपल भेज दिए गए। आरुषि का जो मोबाइल था वो भी 1.5 साल बाद मिला और वो उसे भी दिल्ली पुलिस ने ढूंढा। तो क्या ये सब इत्तेफाक था या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, अभी आप जितना भी अभी बहस ये हो जाए कि इस फैसला सुनाया जा चुका है और इस पे हम आगे बात कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी क्योंकि फैसला सुनाया गया है और आगे ये तय हो गया है कि तलवार दंपति आगे कॉन्टेस्ट करेंगे इस जजमेंट को। 2-3 चीजें जिन पे मैं लगातार सबका ध्यान दिलाना चाह रही हूं वह यह कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट के तौर पे दाखिल किया जाता है, स्वीकार किया जाता है और उसी पर फैसला सुना जाता है। अब देखिए जो पूरा प्रोसेस है, जो यूपी पुलिस की फाइंडिंग जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं, उसके बाद जो सीबीआई की जो फाइंडिंग है और जहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑनर किलिंग की बात है, लेकिन अगर आप जाएं और पन्नों को पलटें तो उसमें ये बहुत स्पष्ट लिखा गया है, जो कि पुलिस का कहना है कि दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे लेकिन नॉट ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन। यानी कि आप ऑनर किलिंग की बात एक तरफ साबित कर रहे हैं कि ऑनर किलिंग के तहत हत्या हुई, लेकिन खुद जो पुलिस लिख रही है, क्योंकि ये सारे शब्द बड़े बहुत ही अजीब ढंग के क्राफ्टेड शब्द हैं, और आप एक कदम पर कहते हैं कि आप छूट दे रहे हैं, दूसरे कदम पर आपको अचानक इन 5 सालों को आप उठा के देखिए कि किस तरह से जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं। एक समय वो कहती है कि नहीं, इन पर दोष नहीं हो सकता, महकमा बदलता है, अधिकारी बदलता है, वो तुरंत कहता है नहीं दोषी हो सकते हैं, फिर
वही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दाखिल करती है कि नहीं हमारे हाथ पैर खड़े हो गए। सवाल ये उठना चाहिए कि जिस सीबीआई ने हाथ पैर खड़े करते हुए क्लोजर रिपोर्ट, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट बहुत बहुत महीन ढंग से लिखी गई थी। जितने लोग जानते थे, मैंने भी उस समय पढ़ा था, हम सब जानते थे कि इस क्लोजर रिपोर्ट से नया मोड़ इस केस को मिलने वाला है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट में वहां एक कंक्लूजन पे पहुंच गई थी, जिस कंक्लूजन पे कोर्ट ने आज दिया है। सवाल है इतने अप्स एंड डाउन, अगर यह सीधा केस आज पुलिस तो भाई सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है दे रहा है, तो यह इतने सालों में बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सहज सा सवाल है कि अगर यह इतना सीधा सा केस था कि जहां माँ बाप ने अपनी बच्ची को, इकलौती बच्ची को ऐसी पोजीशन में देखा और उसकी ऐसी कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मर्डर के बारे में भी इक्वेशन अलग अलग है। लोग कह रहे हैं कसाई ढंग की से हत्या की गई, आप पन्ने पलट के देखिए, ऐसे लैंग्वेजेस यूज हुई हैं। दूसरी बार लैंग्वेज यूज हुई है विद द मेडिकल प्रिसिशन, यानी कि आप एक डॉक्टर के तौर पे हत्या करते हैं, उस तरह की हत्या हो रही है। सवाल है जो इतने अप्स एंड डाउन्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने किए हैं, वह क्यों? अब हमारा जोर कम से कम जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आज तमाम हाई प्रोफाइल केसेस हमारे सामने हैं, उनका क्या भविष्य है, कैसे डील हो रहे हैं, और जो लोग ये इस तरह के अप्स एंड डाउन्स कर रहे हैं कि एक समय दोषी है, अगले समय नहीं दोषी है, इसका मतलब क्या माना जाए? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो आखिर वह जिम्मेदार, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जिन उतार आप मीडिया भाषा जिन उतार चढ़ाव की बात आप कर रही हैं, जो जांच की प्रक्रिया है जी, जिन उतार चढ़ाव की बात आप कर रही हैं, क्या आपको लगता है ये उतार चढ़ाव सीबीआई के स्तर पर थे, या आपको लगता है ये उतार चढ़ाव चूंकि कोई ऊपर से दबाव था, और ऊपर से जो दबाव था वो दबाव डालने वाली शक्ति चूंकि वक्त वक्त पर बदल रही थी, इसलिए उतार चढ़ाव भी रिपोर्ट में देखे जा रहे थे? आपका ये कहना? बिल्कुल निश्चित। मेरा मानना है कि इसका सीधे लिंक ऊपर से है, इसका सीधे लिंक ऊपर से है। और ये अगर हम आज के, क्योंकि ये हमें एक ट्रायल केस के रूप में लेना चाहिए, ये सहज एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसने मीडिया का, देश का बहुत अच्छा खासा समय जाया हुआ है, बहुत आला दिमाग की तफ्तीश में लगे हुए हैं। तो अदालत अपना काम कर रही है, अदालत अपनी सजा सुनाने जा रही है, और निश्चित तौर पे जो तलवार दंपति हैं उसे काउंटर करेंगे। लेकिन हमें जिन चीजों पे जो पहलू छूट गए हैं, जिन पर चर्चा करनी चाहिए, वह चर्चा ये है कि फाइनली ये जो फ्लिप एंड फ्लॉप्स हैं, इनका दोषी, क्योंकि इनके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। बहुत आसान है कि 2 लोगों को फांसी चढ़ा दीजिए, उम्र कैद कर दीजिए, वह अदालत अपना काम करेगी और उसके खिलाफ ये दोनों दंपति जाएंगे। सवाल यह है कि वो लोग कहां गए जिन लोगों ने इतने उनके ऊपर एक शिकन तक नहीं है। हम एक लाइन बात नहीं करना चाहते कि आखिर पिछले इतने सालों में, बिल्कुल, और उसमें भी बड़ा सवाल, सुषमा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसमें भी बड़ा सवाल यह है, लोग कहते हैं कि इस मामले में 3 नौकरों के भी तमाम तरह के परीक्षण किए गए, टेस्ट किए गए, उन्हें एक तरह की मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, सामाजिक तौर पर जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में देखा कि उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला। तो जिन लोगों ने उन पर शक जाहिर किया और जो लोग उस जिल्लत के लिए जिम्मेदार थे, उनका क्या हुआ? देखिए, क्या है कि ये आप इसको नकार नहीं सकते कि ये हाई प्रोफाइल केस नहीं था। यदि ये हाई प्रोफाइल केस नहीं होता, पुलिस भी आराम से बैठी है, आप भी आराम से सफाई कर रहे हो, सबूत मिटा रहे हो, मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, फिर जो जांच एजेंसी हैं, जो ऑफिसर बदल रहे हैं, जांच एजेंसी कैसे ताले के ऊपर ब्लड लगा है वो आप इग्नोर कर रहे हो, सीडी में एरर आ रही है, फिर जब आपने क्लोजर रिपोर्ट कर दी उसके बाद इसको इन दोनों की या ऊपर वाले का आदेश होगा कि सच की जीत होनी थी, इसलिए इन्होंने उस पर भी कह दिया कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर इन्हीं ने ही रिपोर्ट लिखवाई FIR करवा के। फिर मुद्दे की बात ये आ जाती है कि जब एजेंसियों से गलतियां पे गलती होती जा रही थी, लेकिन साथ ही जब आज हम इस पे पहुंचे कि जब ये जज साहब के सामने पूरा केस गया दोबारा और इन्होंने जब पूरा संज्ञान लिया और कल जब इनको दोषी पाया गया, और तब तक हम लोग चुप थे कि भाई देखिए ये दोषी कौन होता है, हम उसके लिए तब बोलेंगे, तब से कल से पिक्चर बदल गई है। और आज जब इनको सजा आ रही है, मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है। हाँ, डेथ, मैक्सिमम डेथ ही होती है। हाँ, और बचाव पक्ष की तरफ से इस मामले में कम से कम पनिशमेंट की मांग की गई है। हाँ, तो अब 1 घंटे बाद फैसला आ जाएगा। सीबीआई ने ग्राउंड्स दिए हैं कि ये एक मर्डर नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में अपराध आता है, और इसलिए इसमें केवल एक ही मर्डर नहीं हुआ है, 2 मर्डर हुए हैं। पहले उनको उससे मारा गया है गोल्ड स्टिक से, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से गले काटे गए हैं।
तो ये ऐसा नहीं है कि एक मर्डर किया, दो मर्डर किए हैं और जघन्यतम से जघन्य अपराध की श्रेणी में अपराध आता है। जजमेंट 1 घंटे बाद आ जाए, 1 घंटे बाद। घंटे बाद तो मेरे साथ रहो यार, बहन चो वाले में सामने देखिए हो गया अरे बाइक में बनने दो यार, तुम लोग माइक बीच में लगा दो। पीछे तभी तो आएगा फोटो। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर आ जाओ ना, पीछे अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रेम नहीं बना रखा, ये बड़ी एक बात और बोल, बात तो करना भाई, मैं सबका माइक भैया मेरे मुंह में दोगे इन्हें क्या, नीचे भी तो कर लो मेरे भाइयों, मैं भी इंसान है यार तुम्हारी तरह। हाँ जी, एक पकड़ लो। आर्गुमेंट सीबीआई की तरफ से, सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट, सीबीआई की छोड़ दे, हो गया, एक बात हो गया, रहने दीजिए, इन लोग को ऐसे ही करने दीजिए, रहने दीजिए। थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा बोलो यार तुम। जो सीबीआई की तरफ से मैक्सिमम पनिशमेंट की डिमांड की गई है और ये कहते हुए की गई है कि ये एक मर्डर नहीं है, दो मर्डर किए गए हैं। पहले गोल्फ स्टिक से मारा गया है, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है। तो ये जो अपराध है रेयरेस्ट से रेयर की श्रेणी में आता है, जघन्यतम से जघन्यतम अपराध इनके द्वारा किया गया है, इसलिए इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। डिफेंस का क्या था? डिफेंस का ये कहना था कि इसमें कम से कम जो है पनिशमेंट उनको मिले। कोर्ट ने अभी कितने बजे? कोर्ट ने 1 घंटे बाद का समय दिया है, 1 घंटे बाद कोर्ट अपना इसमें सुना जजमेंट आ जाएगा 1 घंटे बाद। जी, तो 1 घंटे के बाद यानी कि तकरीबन 3:15 साढ़े 3 के आसपास जो है अदालत सजा का ऐलान कर देगी। इस बीच हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बलविंदर जी। इस पूरे मामले पर हम जो चर्चा कर रहे हैं और सीबीआई की भूमिका पर हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि उसने, जैसा कि भाषा जी ने कहा कि उसने जो रिपोर्ट दी और जो उसका रवैया रहा है उसमें काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो लोग वक्त पर मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने जो फाइंडिंग देखी, उन्होंने जिस तरह से चीजें देखी, ये उतार चढ़ाव उसके चलते आए हैं या आपको लगता है जो राजनीतिक दबाव रहता है एजेंसियों पर उसके चलते आए? वेदर ये राजनीतिक दबाव था या उनका पर्सनल कांटेक्ट थे, उनका कोई इन्फ्लुएंस था, पर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो रहा होगा कि इतने ज़्यादा एविडेंस थे जो एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन उनके होते हुए उनको मिटाने की मैं समझती हूँ इजाज़त मिली और एटलीस्ट टाइम मिला। आई शुड नॉट से इजाज़त मिली, उनका उतना मौका मिला उनको। और उसके बावजूद भी सीढ़ियों पर जो निशान थे वो शो करते हैं कि हेमराज का मर्डर टेरेस पे नहीं हुआ और उसको नीचे से उस फ्लोर से ऊपर तक ले जाया गया। और उसके बाद एविडेंस को कौन मिटाएगा? कोई बाहर से तो नहीं आएगा एविडेंस मिटाने के लिए, और जो मिटाएगा वो क्यों मिटाएगा? सो ये चीजें कोर्ट जब देखती है कि किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है मोटिव। लेकिन इसमें बचाव पक्ष का ये कहना था आपने कहा कि छत पर मर्डर हुआ नहीं, बचाव पक्ष का ये कहना था कि और जांच एजेंसी साबित नहीं कर पाई कि हेमराज का जो मर्डर था वो आरुषि के कमरे में हुआ था। फिर सवाल है कि कहां पर वो पर उसका जवाब ये है कि हर मर्डर के केस में मोटिव तक जाना बहुत जरूरी होता है कि किसका मोटिव रहा होगा, किसका इंटरेस्ट रहा होगा ये सब करने में। पड़ोसियों का इंटरेस्ट तो नहीं रहा होगा, आसपास के दूसरे लोगों का नहीं रहा होगा, तो फिर किसका रहा होगा? तो कोर्ट को सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ईच केस, हर केस के हम लोग कहते हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस डिफरेंट होते हैं, उसके दायरे में जब कोर्ट खंगालती है सारी चीज को तो वो जस्टिस तक पहुंचती है। बिल्कुल। गोस्वामी जी, अगर मैं सीबीआई पर जो हम बात लगातार कर रहे हैं, इसी को अगर मैं थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूं, हालांकि कह सकते हैं कि ये आइडिया से या विचार से जुड़ी बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर इसी मामले की हम बात कर रहे हैं, इसमें उतना बड़ा कोई राजनीतिक दबाव नहीं था
और ये एक सामान्य हत्या का मामला था, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई ने वक्त वक्त पर हाथ खड़े किए। तो क्या वक्त आ गया है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें हम कोई अलग से जांच एजेंसी का गठन करें जो आपराधिक मामलों को देखे, क्योंकि सीबीआई पर हम कितना दबाव डालेंगे और कुछ मामलों के लिए अलग से महारत की, विशेषज्ञता की जरूरत भी होती है। देखिए, मैं एक बात ये मानना चाहता हूं, आपके चैनल से कहना भी चाहता हूं कि जो दबाव का जो प्रश्न था, रसूख का जो संबंध था, वो लोकल पुलिस तक तो चलता है। सीबीआई का जहां तक सवाल है, बड़े राजनीतिक तो आपने देखा होगा रोज आरोप लगते रहते हैं पार्टियों के, बड़ी बड़ी पार्टियों के, कि जी सीबीआई को यूज किया गया। लेकिन इस केस में मैं इसको लापरवाही पे ज्यादा ले जाना चाहता हूं। सीबीआई ने इसको बहुत लाइटली लिया या उन्होंने इसको बहुत छोटा समझा। उनको ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान के जो चैनल हैं, आज हमारा जो चौथा स्तंभ है हमारे प्रजातंत्र का, वो इतना सजग हो चुका है कि यदि मुकदमा ना भी रजिस्टर्ड हो रहा हो तो मुकदमा रजिस्टर्ड करा देंगे, पीड़िता को पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस केस में भी, आरसी मर्डर केस में आपने देखा होगा, आपका चैनल ही काम नहीं कर रहा, सारे हिंदुस्तान के सारे चैनल इस समय आरसी मर्डर केस को, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंस मीडिया दे रहा है। बिल्कुल उस समय ये जो सीबीआई का जो रोल रहा, या सीबीआई एक शब्द अपने आप में है, सीबीआई के काम तो वही लोग कर रहे हैं ना, कोई सब इंस्पेक्टर है, वहां कोई इंस्पेक्टर है, उनके रैंक बढ़ाती जाती है। इसको लाइटली लिया गया और लाइटली लेने के बाद जो अभी मैडम ने कहा, बराड़ ने बहुत अच्छी बात कही कि इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई कि जिस पीरियड के अंदर एविडेंस हटा दिया गया। और एविडेंस बाहर का आदमी क्यों हटाएगा? यही चीज कोर्ट के सामने, यही कोर्ट की फाइल पे, तभी तो ये सजा तक पहुंचे। इसमें आई विटनेस तो कोई है नहीं, केवल इसी बातों को लेकर के इनकी इंटेंशन क्या रही होगी। इनकी इंटेंशन जो रही कि पहले हेमराज को का मर्डर हुआ या अरुषि का मर्डर किया, ये जो अलग अलग सीन है। फिर उन्होंने हेमराज, जो नौकर आपके घर पर काम करता है, जब आपको उसकी लाश दिखाई जाती है तो आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता ये कौन है, और फिर बाकी नौकर आकर उसकी पहचान करते हैं। एक बड़ा एविडेंस चल रहा है कि एक लगा हुआ भाषा कुछ कहना चाह रही है जी, है एक जिसका हाल तक कहीं गोस्वामी जी की बात, मैं एक चीज जी हाँ कहिए। मैं दो चीजें कहना चाह रही हूँ, है ना। देखिए कि आज की तारीख में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कंधे बिल्कुल चौड़े करके दावा कर रही है कि उसकी जो इनिशियल फाइंडिंग थी उसने सारे मामले को सुलझा दिया, सबसे पहली बात यह है। और जिस तरह की आपने खुद अपने रिपोर्ट में भी रखा कि जिस तरह की जानकारी उसने इस्तेमाल की, जिस तरह से उस बच्ची के बारे में शब्द इस्तेमाल किए, मेरा यह कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इनिशियल लेवल पर, शुरुआती स्तर पे, देखिए हम सब जानते हैं कि अगर शुरुआती जांच भारत में कमजोर हो जाए, तथ्यों से तरोड़ मरोड़ दिया जाए, तो कभी असली तस्वीर नहीं निकलती। और इसके लिए दोषी यूपी पुलिस कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी कि उसने जो इनिशियल फाइंडिंग्स है उसके साथ फर्स्ट किया। दूसरी बात, जहां तक सीबीआई के बारे में बात है, तो सीबीआई में देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे जैसे ऊपर का महकमा बदलता रहा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम ये साबित करना चाहते हैं और एक ही तथ्य वही है, तथ्य आंकड़े वही हैं जो यूपी पुलिस ने किए, जिनके बारे में सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम तथ्यों को मिक्सअप किया, फर्ज किया। और कहीं भी साइंटिफिक फाइंडिंग के लिए जो डीएनए प्रिंटिंग की बात थी, जो मैचिंग की बात थी, वो नहीं की। तो सवाल है कि यह जो दोष है, यह दोष तो आज निर्धारित होना चाहिए, कम से कम जो मीडिया के तहत दबाव बनता है, क्योंकि देखिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण पहले भी रही है, आज भी है। बहुत से मामले इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो मीडिया की सीधी निगाह में रहे हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो लोग दोषी रहे हैं केस को कमजोर करने में, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के पेश करने में, चाहे वो यूपी पुलिस हो या सीबीआई का, हम कम से कम ये कोशिश करें कि ये बताएं कि यही तथ्य हैं जिनके आधार पे आज सजा सुनाई जा रही है और देश की जनता को लग रहा है कि मामला ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल सीधा सीधा मामला है। अगर इतना सीधा सीधा मामला था तो क्यों क्लोजर रिपोर्ट लेकिन भाषा जी यहाँ पर पहले ये कहा, बाद में महकमा चेंज किया, क्यों? लेकिन भाषा जी यहाँ पर आपत्ति ये है और दिक्कत ये है कि हम जवाब, अदालत ने कर दिया। यहां पर दिक्कत यह, समस्या यह है कि आप जवाबदेही तय करने की बात कर रही हैं कि अगर सीबीआई के स्तर पर लापरवाहियां बरती गई या वक्त वक्त पर उसके वर्जन बदले तो हमें जांच करनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो जांच एजेंसी खुद सरकार के अंतर्गत आती है, जो जांच एजेंसी, हमने देखा कुछ दिनों पहले सीबीआई ने एक मामले में खुद गृह मंत्री को क्लीन चिट दे दी। बहुत सारे लोग ऐसी चीजों पर हंसते भी हैं कि आप अपने आका को क्लीन चिट दे देते हैं, इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या था? क्या आप ये कह देते कि नहीं, शिंदे साहब इस मामले में कसूरवार है? तो ये एक अलग बहस का विषय है कि जिस जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है चीजें तय करना, अगर वो खुद एक राजनीतिक असर के अंदर है तो कितनी आजाद होकर काम कर पाएगी। नहीं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तलवार दंपति की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए उन बेचारे जो गरीब नौकर हैं
उनके लिए कौन लोग खड़े हुए थे, उनके यहाँ आप देखिए कितनी तनख्वाह मिलती होगी। आप सीधा सीधा असर देखिए, उनके घर का लड़का मरा, अब आप वो कमा के देता होगा तो उसका घर चलता होगा। इतनी बड़ी जनता में कितने लोग हैं जो उनके लिए सोचने के लिए गए, जो आज ये कह रहे हैं कि तलवार दंपति के साथ गलत हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। और ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो जो 3 लोगों के ऊपर जिन्होंने लगाया, एक तो नौकर को उन्होंने पहचानने से ही मना कर दिया, तीसरा आप ये जब नौकर को आप नकार रहे हो, आप पहली स्टेज पे यदि आप आ जाओ और आप इनके घर को जाकर आप देखो, इस रिपोर्ट के बाद मैं आप लोगों को पूरी उसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि आप सीढ़ियों पे आप देखिए नंबर डाले हुए सीबीआई ने 6, 8, ये आप देखिए नीचे मारा, फिर आप उसको ऊपर पूरा मिटाने का आपको टाइम मिला, लापरवाही बढ़ती, यानी पहली स्टेज से ही आपको पूरी तरीके से अपराध में लिप्त थे। आंखों में दोनों दंपत्ति के जो जहां मेरा शक जाता है कि यदि आप कभी आपके इर्द गिर्द कोई अपराध होता है या कोई एक्सीडेंट होता है और जब आप उतरते हो तो आप मनोवैज्ञानिक तौर पे आप देखिए आपकी पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं। मैं आप इस बात पे मैं बहुत ध्यान से, और आप इन लोगों को शुरू से देखिए, दोनों की पुतलियां पूरी की पूरी खुली हुई थी कि जैसे इन्होंने कोई हादसा देखा है या किया है। दूसरी बात ये कि इनके चेहरे पे या इनके मन मस्तिष्क में कहीं तो आपका ये कहना कुल मिलाकर सुषमा जी कि जो लोग ये दलील देते हैं कि माँ बाप इसलिए हत्यारे नहीं हो सकते क्योंकि वो माँ बाप हैं, ऐसे में दूसरे लोग ये भी दलील देते हैं कि अगर माँ बाप होने के आधार पर हम ये मान लें कि वो हत्यारे नहीं है, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से, उनके बर्ताव से, उनके रवैये से कभी यह जाहिर नहीं हुआ कि उन्हें अपनी बेटी के गंवाने का कोई अफसोस है। इस पर भी हम बात करें। और इस बीच खबर है कि आरुषि हत्याकांड में सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की है। सीबीआई की तरफ से मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है। मैक्सिमम डेथ ही होती है। और बचाव पक्ष की तरफ से इस मामले में कम से कम पनिशमेंट की मांग की गई है। तो अब 1 घंटे बाद फैसला आ जाएगा। सीबीआई ने ग्राउंड्स दिए हैं कि ये एक मर्डर नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर, जघन से जघनतम अपराध की श्रेणी में अपराध आता है। और इसलिए इसमें केवल एक ही मर्डर नहीं हुआ है, 2 मर्डर हुए हैं। पहले उनको उससे मारा गया है गोल पिस्टिक से, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से गले काटे गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक मर्डर किया, 2 मर्डर किए हैं। और जघनतम से जघन्य अपराध की श्रेणी में अपराध आता है। जजमेंट 1 घंटे बाद आ जाए, 1 घंटे बाद। जी हाँ, तो 1 घंटे में जजमेंट आने की बात की जा रही है। बलविंदर जी, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जैसा कि गोस्वामी जी ने भी इससे पहले कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है या पुरानी जो गाइडलाइन है उसे देखें तो मामला रेयरेस्ट में नहीं आता, लेकिन सवाल यह कि इस तरह के मामलों में जब ये देखते हैं कि हत्या माँ बाप ने की, परिस्थिति जन्य साक्ष्य उनके खिलाफ है, उसके बाद क्या उन्हें इस बात का अफसोस है? क्या अदालत ये भी चीज देखती है कि उनका रवैया क्या रहा है? अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेते तो क्या अदालत का फैसला अलग होता? और अगर अदालत ये देखती है कि इन 5.5 सालों में ना सिर्फ उन्हें अफसोस भी नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए तमाम षड्यंत्र भी किए, क्या ये चीज भी मद्देनजर रखी जाती है? अफसोस हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर अक्यूज जो होते हैं, जो मर्डर कर देते हैं, उनको कोई खास अफसोस होता है। इस मामले में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो आरोपी हैं वो माँ बाप हैं। जी, लेकिन अगर किसी को अफसोस हो या ना हो, कोर्ट इमोशंस पे नहीं जाता है, कोर्ट कानून पे जाता है। जिस तरह डॉक्टर एक सर्जरी करता है और डिस्टेंस करके अपने आप को करता है, इसलिए इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है कोर्ट के सामने। और क्योंकि जो तथ्य कोर्ट के सामने होते हैं उस पर कोर्ट को फैसला करना होता है। अब मेरे पास तथ्य नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगी कि इस पे डेथ सेंटेंस हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। ये प्रेरोगेटिव ऑनरेबल कोर्ट का है और ये क्योंकि उनके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस हैं और जो भी होगा मैं समझती हूँ कि कोर्ट न्याय की दिशा में चला है और न्याय की दिशा में ही अगला फैसला कर। गोस्वामी, यहाँ पर 2 तरह की बातें की जाती है। बहुत सारे लोग इस तरह के मामलों में कह सकते हैं कि देखिए साबित होता है कि हमारा जो देश का कानून है वो कितना मजबूत है, कोई चश्मदीद नहीं था, उसके बावजूद सजा हुई। मैं इसी बात पे आना चाह रही हूँ कि इस केस से बहुत स्ट्रांग मैसेज एक सोसाइटी को जाता है कि घरों के अंदर भी अगर कुछ हो जाए, चाहे बच्चा पेरेंट्स को कुछ करे या पेरेंट्स बच्चे को कुछ करे, तो इतना स्ट्रांग मैसेज जाता है कि सब लोग कानून के दायरे में महफूज हैं और कानून सबकी रक्षा बराबर करेगा,
चाहे घर के दायरे में कोई और विटनेस नहीं था, चाहे घर के सब लोग एक तरफ होके मिल जाएं तो भी कानून अपने नतीजे तक पहुंचेगा। बिल्कुल गोस्वामी जी, लेकिन इस चर्चा का, इस बहस का दूसरा पहलू ये भी है कि हम जिन जजों के फैसले पर कह सकते हैं कि गर्व कर सकते हैं कि देखिए उन्होंने न्याय दिया, लेकिन दूसरी बात यह भी है, जैसा कि हमने पहले कहा, कि जज भी या अदालत भी जो फैसला कर रही है वो उन सबूतों के आधार पर कर रही है जो जांच एजेंसियां उसे मुहैया करवाती हैं। ऐसे में वो जांच एजेंसियां खुद कितनी निष्पक्ष हैं, खुद कितनी काबिल हैं, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आखिर जो पीड़ित है उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, यदि जांच एजेंसी सही हो तो इसमें 5.5 साल की जरूरत ही नहीं थी। ये आप निर्भया वाले केस में आपने देखा, रेप केस में जैसी त्वरित अदालत बनी थी और उसमें 1 साल के अंदर जजमेंट आई आप लोगों के सामने, सेम स्थिति इसमें थी। ये भी एक मीडिया ट्रायल था, हाई प्रोफाइल फाइल थी पूरी तरह से। इसमें भी मैं समझता हूं, इसमें आप खुद देखिए, इन दोनों दंपतियों ने, यदि ये निर्दोष थे, कभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कभी ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको फटकार मारी है। तो मेरा क्वेश्चन ये, जो अभी मैडम बराड़ ने कहा है वो बहुत अच्छी बात कही कि अदालत और कानून भावनात्मक दृष्टि से नहीं चलता, आचरण से जरूर थोड़ा सा चलता है। यदि कंडक्ट एक्यूज्ड का दिखता है उसको फाइल पे, तो उसमें कोर्ट सिंपैथेटिक ग्राउंड लेती है, लेकिन भावनाओं में नहीं लेती, आचरण पे लेती है, जैसे हम कंडक्ट बोलते हैं। इसमें कंडक्ट इतना गलत है, बिल्कुल एविडेंस तो बात की चीज है। मैं आवाज सिंह जी भी जो सुन रही है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा बोले, इसमें कंडक्ट इतना गलत है कि यदि ये घटना इन दोनों ने ही कर दी थी, फिर भी ये सरेंडर करके ये कहते कि साहब हमने सडन प्रोवोकेशन में, भावावेश में आके, ऐसी परिस्थिति थी कि हमारी बेटी थी, हमने ये हालात थे या जो भी था, वी डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज इन डिटेल इन योर चैनल, लेकिन यदि ये बात कहते तो उस बात को तो कंसीडर किया भी जा सकता था कि भाई हमारी लड़की थी, यदि हमारी लड़की को कोई आदमी मार रहा है या कोई चीज कर रहा है, उस हालात में हम अपने आप को नहीं रोक पाए। लेकिन इसमें तो उन्होंने खुद सबूत मिटाए, खुद इन्फ्लुएंस को यूज किया, खुद सारी चीजें, और एक के बाद एक कई षड्यंत्र भी किए नहीं, उसके बाद फिर अदालतों में जा रहे हैं। एक एप्लीकेशन में साहब इसको एविडेंस नहीं लिया जाना चाहिए, इसकी गवाही नहीं होनी चाहिए, उसके सबूत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, जब आप कंडक्ट आपका साफ सुथरा है और आप अपनी बेटी के लिए, अब 2 बात हो गई इसमें, बड़ा टेक्निकल बात हो गई। एक तरफ हम कहते हैं कि हम बचें और दूसरी तरफ हो कि हमारी आरुषि को न्याय मिले, ये 2 चीज थी इनके सामने। इन्होंने आरुषि को न्याय वाली बात उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन ये मुलजिम बन गए। उसके बाद से तो ये साम दाम दंडभेद की नीति पर अपने को बचाने में लग गए। आरुषि के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आरुषि के लिए मैं तब मानता हूं। तो आपका ये कहना है कि जब भी ये लोग बोलते थे कि हमें आरुषि के लिए न्याय चाहिए, तो इनकी एक सामाजिक मजबूरी थी या सोशल पोस्चरिंग थी कि ऐसी बात कहनी है। अगर ऐसी बात नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे कि क्या आप इतने भर से संतुष्ट हो गए कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और वो ये कह रही है कि हम किसी अपराधी का पता नहीं लगा पाए। भाषा, आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? क्या जब भी लोग कहते थे कि हम आरुषि के लिए न्याय चाहते हैं, तो क्या ये ढकोसला था या इनको सामाजिक मजबूरी के चलते ऐसा प्रतीत करवाना था कि इन्हें बड़ी फिक्र? नहीं, मैं देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम ये माने कि जैसा कि अदालत ने माना है इनको दोषी, तो ये सीधी सी एक बात है कि अगर आप देखिए बाकी और मामलों में जहां माँ बाप बेटियों की हत्या करते रहे हैं और कर रहे हैं, वहां पर वो सीधे सीधे ये मानते हैं, उनको कोई शर्म या लिहाज नहीं आता। आप तमाम हजारों मामले उठा के देख लीजिए, कुछ मामलों में ऐसा भी होगा कि लोग मारने के बाद, हत्या करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन जो शातिर अपराधी है, जो शातिर क्रिमिनल है, जैसा कि इस मामले में अगर एक पक्ष मान रहा है, तो हम उससे यह उम्मीद करें कि वह अगर रिपेंट करता, आंसू बहाता, तो अदालत कुछ अलग फैसला देती। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है कि जो अगर ऑनर किलिंग के मामले हैं, जो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के, इज्जत के नाम पे जो कत्ल करते हैं बच्चों का, और इस तरह की तमाम वारदातें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो उसमें ये बिल्कुल अलग ढंग का केस है कि जहां पर जो सीबीआई है शुरू में कहती है, शुरू में दंपति को एक छूट देती है, राजेश को छूट देती है, और सवाल यह कि वो छूट क्या, ये भी प्लीड किया जा सकता है कि वह प्लीड या छूट जो दी गई थी, क्या वो और जानकारी हासिल करने के लिए और तथ्य हासिल करने के लिए जानकारी दी गई थी, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप उठा के देखें तो सीबीआई परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो पेश कर पाई है कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ होगा, लेकिन जो एक फैक्चुअल अपराध, बिल्कुल, तो आपका कहना है कि सीबीआई अपनी तरफ से परिस्थिति जनक साक्ष्य पेश कर पाई, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब भी मिलना बाकी है। और आपको एक बार फिर बता दें कि 3:30 बजे का वक्त तय हुआ है, जब कहा जा रहा है कि